ऐसी ही एक स्टोरी लेके उनका एक ऐसा ही किस्सा जो कहीं गई थी और उनको कुछ चीजें अनुभव हुई वहां पे जो वो हमारे साथ साझा करेंगी। स्नोई। ये तो स्टोरी आप क्या कोई स्टोरी स्टोरी लेके आए? नहीं है। हम्म, ये स्टोरी स्टोरी नहीं है। जस्ट बिकॉज मैंने उनका नाम ले लिया उन्होंने मेरा फोन हैंग कर दिया। ये बाप रे। स्टोरी है एक लड़की की, नबीला, जिसका हम्म, एक विला था। सो अभी उनका नाम जो है वो विला नबीला पड़ गया। पर ये हुआ यूं कि जब मैं और मेरे दोस्तों को पता चला कि ऐसा एक अबेंडन बिल्डिंग था जहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। ये बिल्डिंग है तो 1930s का, पर आज तक कोई उसके पास भी नहीं जा सका। तो हम लोग गए हमारे साथ बस दो तीन कुत्ते लेके गए। और अचानक वो कुत्ते बहुत अग्रेसिव हो गए। ऐसे पाक करने लगे, ऐसे ग्राउल करने लगे, जस्ट बिकॉज वो बिल्डिंग की तरफ देखते हैं। क्या करे, रोंगटे खड़े हो गए। पर हाँ, दोस्तों से ये बताना भी नहीं था कि हम डर गए। हमें तो देखना था, हमें देखना था अंदर क्या था। तो चलो, डॉग्स को हमने साइड में कर दिया। डॉग्स को हमने बाहर बांध के अंदर गए। बिल्डिंग तो सही सलामत था। उस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए कितनी बार कोशिश की गई थी, बिकॉज हमें पता चला कि वो बिल्डिंग 4 बार लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। और जब जब लोगों ने उसको तोड़ने की कोशिश की वो वापस बन जाता था। क्यों? इमेजिन करो, चलते चलते वो बिल्डिंग अपने आप बन जा रही थी। बुलडोजर से तोड़ा गया, हथौड़ों से तोड़ा गया, वो बिल्डिंग वापस बन जाती थी। तो हमने कहा ये हमारा बस की बात नहीं है, हम जाते हैं। और फिर 2000 रीसेंट इवेंट्स में 2024 में एक ग्रुप ऑफ बॉयज जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी वो गए। और पता है क्या हुआ? 3 दिन 3 दिन वो लड़के मिसिंग हो गए। और वो बिल्डिंग के अंदर गए थे। और वो बिल्डिंग इतनी बुरी भी नहीं थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी जो हम लोग ढूंढ नहीं पाए। वो स्कूल था, आगे का स्कूल था और वो लोग जा ही नहीं पा रहे थे अंदर। फिर भी ये ग्रुप ऑफ बॉयज, 4 बॉयज गए थे। 3 बॉयज वेंट मिसिंग फॉर 3 डेज। 3 दिन वो बॉयज निकल ही नहीं पाए। और जब वो निकला, और ऐसा नहीं है कि किसी ने ढूंढने नहीं किया। यहाँ के सबसे बड़े इमाम थे, ये स्टेट के सबसे बड़े इमाम को बुलाया गया कि देखो ये लोग गए हैं अंदर। और सबको पता है बिकॉज व्लॉग था और लाइव यूट्यूब में व्लॉग किया था। वो अंदर जा रहे थे पर वापस मिले ही नहीं। और फिर सर्च पार्टी भेजा और ढूंढने गए। सर्च पार्टी वाले को भी नहीं मिले। क्या करे, क्या करे, क्या कैसे ढूंढे इन लोगों को? पर 3 दिन बाद वही लड़के इतनी बुरी हालत में बाहर मिले। उनको तो याद भी नहीं है उनके साथ हुआ क्या है। उसके बाद यहाँ के जो सुल्तान है, वो जो सुल्तान है, उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये बिल्डिंग यहाँ नहीं चाहिए। 2 साल से आज तक वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्डिंग तोड़े। और जिसने भी उस बिल्डिंग के
बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उनका कुछ ना कुछ बुरा हुआ। और हाउ द वेरी सैड थिंग इज, एक जो इंजीनियर था जिसने उस दीवार को तोड़ा, उसकी बीबी प्रेग्नेंट थी, उसका जो बच्चा था खो गया। अबॉर्शन नहीं हुआ था, वो बच्चा ही खो गया। एंड द वाइफ वाज 7 months प्रेग्नेंट। इमेजिन करो, 7 महीने प्रेग्नेंट थी, वो बच्चे का तो हाथ था, पैर था, सर था, सब कुछ था, फिर भी वो बच्चा नहीं रहा, एक दिन जस्ट गायब हो गया। इतनी गुस्से में आई थी नबीला। अभी मैं बताती हूँ विला नबीला, कोई भी सर्च कर सकता है, बिकॉज ये शाफिक यूसुफ का स्टोरी है जिसने वापस से लिखा उनके आप बीती पर किसी को भी जाना है तो जा सकते हो। विला नबीला आज भी खड़ा है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला गए, पर वो बिल्डिंग अभी खड़ी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्नोई इस कहानी के लिए। वैसे ब्राह्मणी, तुमने कभी कोई बिल्डिंग वाली हॉरर इंसिडेंट से पाला पड़ा है तुम्हारा कभी? भैया मेरा तो नहीं पड़ा है, पर मैंने सुना जरूर है। ऐसे ही जो अबैंडन्ड बिल्डिंग्स रहती है, वहाँ पे जाना भी नहीं चाहिए जब आपको पता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा हो। पर हम्म। एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोग चले ही जाते हैं। फिर जैसे स्नोई ने बताया कि वहाँ पे वो 3 लड़के जो गए थे, ग्रुप ऑफ बॉयज, ऐसे ही अधमरी हालत में मिलते हैं बाद में। सही बात हम्म। है। Okay. So, Mad Max Paya, have you heard about a legendary tale where a monster abducts children? If I am not Yes, wrong, you must have heard about it in your childhood. yes, yes. Why not? I have listened to many horror legends and many podcasts where people share their views, their stories about some. They are not some legends, but they are a group of peoples who do that, or the known people. So, what it Okay. relates to this? May I ask? Is Hmm. our Okay. stories based on this? Next story. Okay. So next, we would like to invite Carl to present a story of Coco Monster. Carl, mic over to you. This is a folkloric story. It's about a monster that eats children. So I hope you enjoy. It was one day a little kid that didn't like to behave. That day he went home like usual. Like usual, didn't hurt when his parents tell him to do chores, to help with the task of home, to do to its homework, to study. The kind things parents usually ask their children to do. It went the night, and the child's mom sang a usual song, a usual lullaby we sing our children here. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá.
Si no te duermes en poco vendrá y te comerá para desayunar. Lights went off. The mom sleep, so the child could sleep, but he couldn't sleep. Something felt kinda off that night. From behind the bed, one shadow seemed to rise and rise over the child with the sound of broken bones. And a scream was heard from the child's room. When his parents went to find why his child screamed, there wasn't anyone. The child disappeared. The Coco taking the child away. Silence. Absolutely nothing. Wow, very good. Was the story. Yeah, it was good and it was very good. Thanks for your Yeah, story. Matt, Matt, thanks, Paya. Now I am scared of Carl also. बिल्कुल. And I think Carl, you fear child of your area, children of your area by telling a story like this. So there are many children here who are also afraid after listening this story. And very good, wonderful performance. Now let's move to the our next performer, Colin. मैट थैंक्स भैया, आपने वीजा बोर्ड के बारे में सुना है? जिसमें जो एक बोर्ड होता है उसके ऊपर कुछ लेटर्स लिखे रहते हैं जिससे घोस्ट को बुलाया जाता है। बिल्कुल, मैंने पर्सनल लाइफ में तो नहीं देखा है, बट मेरे कुछ दोस्तों ने जरूर उसका प्रयोग किया है और उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था, बट मैंने उससे पहले उसके नुकसान भी पढ़ लिए थे। खैर, मैं उस पर विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। और मैंने बहुत सारी मूवीज में देखा है कि वो काम कैसे करता है, बट कभी प्रयोग तो नहीं किया उसका। तुम्हारा क्या, तुमने क्या कभी प्रयोग किया है इसे? नहीं भैया, मैंने कभी वीजा बोर्ड का प्रयोग तो नहीं किया है, बट हाँ इसकी स्टोरीज जरूर सुनी है। एक हमारे सिलेबस में भी थी इससे रिलेटेड स्टोरी। तो आज इसके बारे में हमें अच्छे से बताने और इसके ऊपर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो अब उन्हीं से सुनते हैं इसके बारे में। विनायक जी, ओवर टू यू। जी नमस्कार। भूत, नमस्कार। प्रेत, पिशाच वगैरह ऐसी सारी चीजों के बारे में ज्यादातर क्लियर नहीं होता है हमारा माइंड। तो ऐसे प्रेत जीवात्माओं से संवाद करने की हर एक कल्चर में कुछ ना कुछ पुराने जमाने से कुछ प्रथाएं बनी थी कि उनका कहना है कि इस माध्यम से, इस प्रोसीजर से अगर हम ट्राई करें तो ऐसे
जीवात्माओं से, जिनको हम भूत प्रेत कहते हैं, उनसे संवाद कर सकते हैं या उन्हें देख सकते हैं। तो ये यंग एज में क्यूरियोसिटी तो हर एक के मन में होती है। जैसे अभी ये कहते हुए मैडमैक्स जी ने कहा कि वो ऐसे करने वाले किसी दोस्तों में से किसी ने उनको भी इनवाइट किया था, लेकिन अ, वो खुद कभी उसको बिलीव नहीं करते थे। ऐसे ही स्थिति सभी की होती है, तो वैसी ही यंग एज में मेरी भी थी। क्यूरियोसिटी थी, मन में डर भी था, लेकिन एक यंग एज होता है तो कुछ ना कुछ करके देखने का एक बहुत ही ज्यादा पैशन भी होता है कि अरे देख तो लेते हैं क्या होता है। तो ऐसे हमारे जमाने में उसको प्लेनचेट बोलते थे। शायद आपको सभी को पता होगा कि एक व्हाइट बोर्ड या बोर्ड लाइक समथिंग लिया जाता है, उस पर A to Z लेटर्स लिखे जाते हैं, एक तरफ 0 to 9 नंबर्स लिख दिए जाते हैं। यस एंड नो ऐसे दो शब्द लिखे जाते हैं, और बीच में एक राउंड रहता है, उसमें कोई छोटा सा कॉइन वगैरह जैसे कुछ रखना होता है। कुछ लोग उसके ऊपर मोमबत्ती भी जलाते हैं और कुछ लोग मोमबत्ती नहीं जलाते। तो हम लोग जो कर रहे थे, तो उस जमाने में हम जो कर रहे थे वो अ, एक तो दोस्तों में भी होता था, और हमारे जमाने में ये समर की वेकेशंस या दिवाली की वेकेशंस पे सारे रिलेटिव्स भी इकट्ठा हो जाते थे एक घर में किसी। तो हमारा घर ऐसा था, थोड़ा बड़ा था। तो हम्म, मेरे मौसेले भाई बहन, चचेले भाई बहन वगैरह समर वेकेशंस या दिवाली वेकेशंस पे हमारे घर पे आया करते थे। तो ऐसे ही एक समर वेकेशन पे मेरे मौसी के बेटे, यानी मेरी मौसेली बहन और मौसेला भाई, ये दोनों आए थे। और उन सभी के ग्रुप में मैं सबसे बड़ा था, यानी मैं तब 18 ईयर्स का था। कोई 16 साल का, कोई 14 साल का, कोई 17 साल का, ऐसे एक ही एज ग्रुप के सारे लोग थे। तो हम में डिस्कशन हुआ तो सभी को उत्सुकता थी, डर था, कुछ ना कुछ करके देखते हैं। तो हमने अ, सारे अपने अपने मम्मी पापाओं से चुपके से रात में एक रूम में इकट्ठा हो गए और बैठ गए। तो शुरू शुरू में तो उसका हमें सीरियसनेस नहीं था, एज अ गेम ले रहे थे हम उसको। तो मेरा सबसे ज्यादा वीक पॉइंट था, यानी मैं जिस पे यानी फिदा था कि जिसके साथ बातें करनी ही है मुझे कुछ भी करके। एट द एज ऑफ 18 भी मैं 4-5 लोगों से बहुत ही ये करता था कि इनसे बात करनी थी मुझे, अगर ये जिंदा होते तो मैं करता। वो थे मधुबाला, बहुत पुरानी 1940s 50s की बॉलीवुड की हीरोइन रहेगी। देन मोहम्मद रफी साहब, देन किशोर कुमार जी, देन और कुछ विवेकानंद जी। ये एक मेरे दिमाग में था, अरे मैं पिछली शताब्दी में होता तो विवेकानंद जी से भी बात कर लेता एक बार। तो हमने ऐसे बहुत ऊंचे कैरेक्टर्स को, कुछ कुछ जो अपने अपने क्षेत्र के हैं, उनसे बात करने का प्रयास किया। तो वो कॉइन तो हल हिलता था एक जगह से, जैसे प्रश्न पूछे जाए, लेकिन वो हमको एज अ गेम लगता था। और हम भाई बहनों में एक दूसरे से चर्चा होती थी, झगड़े होते थे, नहीं तूने कॉइन हिलाया, नहीं तूने हिलाया, तूने उंगली ऐसी कर दी इसलिए हिल गया, वगैरह वगैरह। और मधुबाला मेरा वीक पॉइंट था, तो मेरे सारे भाई बहन मुझे चिढ़ाते थे, देख मधुबाला नहीं आ रही तेरे, दूसरा ही कोई आएगा। इस तरह से कुछ मजाक, हंसी मजाक वगैरह चल रहा। तो ऐसे 4-5 दिन हुआ, बाद में एक दिन मुझे लगा ये कुछ तो वेग हो रहा है। मैंने सुना तो कुछ अलग है। अ, अगर सोचा जाए, लॉजिकली सोचा जाए, प्रैक्टिकली सोचा जाए, तो ऐसे कुछ दिखता तो नहीं है जनरली। तो क्या करे, करके तो देखना है, ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा। तो मेरे दिमाग में एक ये आया कि मैंने अपने भाई बहनों से बात की। अ, वो बोला कि देखो ऐसे नहीं, हम टाइम पास की तरह नहीं ले लेंगे इसको।
हम अभी मैं मोहम्मद रफी साहब को बुलाऊंगा, तो मोहम्मद रफी साहब मेरे बुलाने पर क्यों आएंगे? तो ऐसी कोई व्यक्ति होनी चाहिए कि जो हम हम सभी के लाइफ में कुछ इंटरेस्ट रखती हो, ऐसी किसी व्यक्ति को बुलाना चाहिए। तो हम सारे भाई बहनों में एक मत हो गया कि चलो अपनी नानी को बुला लेते हैं, यानी मेरे मौसेले भाई बहन की माँ और मेरी माँ, इन दोनों की माँ। तो नानी जी को बुलाने का प्रयास किया हमने। तो अ, सब बैठे थे। अ, पहला जो कुछ प्रोसीजर होता है वो पूरा किया, और पहला सवाल मैंने पूछा कि नानी जी, अगर आप आई हो तो कुछ ना कुछ इशारा दे दे कि यस की तरफ कॉइन को घुमा दे। तो फटक से यस की तरफ कॉइन घूम गया। सब एकदम एकदम से, अरे पहले तो इतनी जोर से हिलता नहीं था कॉइन, कुछ तो हुआ है, ये सभी को महसूस हुआ पहली बार। तो सीरियसनेस आने का वो पॉइंट था। तो अ, तो ठीक है, ऐसे एक दो सवाल हुए, और हर एक भाई बहन ने कुछ ना कुछ कंफर्मेशन के लिए पूछा कि ये हम नानी से ही बात कर रहे हैं या कुछ हो रहा है। तो मेरी सबसे छोटी बहन जो है, वो एक हम लोगों को एकदम कंसंट्रेशन करने पे मजबूर जिस इंसिडेंस ने किया, वो ये था कि हमारी सबसे छोटी बहन जो थी, वो ऐसे ही बोल गई, उसने कोई सवाल नहीं पूछा था। वो मुझे बोली कि दादा मुझे डर लग रहा है। शायद ये सच हो, लग तो रहा है ये कोई, ये आया है कोई जीवात्मा ही है, भूत प्रेत ही है। तो हम में से किसी ने कुछ सवाल नहीं पूछा था, फिर भी वो कॉइन एट रैंडम कुछ लेटर्स पर घूमता गया। तो मुझे कुछ सवाल भी नहीं पूछा, ये कॉइन अपने आप क्यों घूम रहा है? तो पहले तो दो दो बार वो कॉइन घूमकर उसी ट्रैक पे घूमकर वापस वो बीच वाले सर्कल पर आया। तो मुझे समझ में नहीं आया, कुछ रैंडम लेटर्स पर जा रहा था। तो मैंने एक भाई को बोला कि साथ में एक नोटपैड और पेन ले ले, कौन कौन से लेटर पे जाता है वो देख ले। तो अ, मराठी में एक्चुअली इट वाज स्पेलिंग कि रूपा घाबरू नको मी तुझी आजी आहे, इट इज मराठी। मराठी स्क्रिप्ट को वो इंग्लिश में स्पेल आउट करके उन लेटर्स पे जा रही थी। और स्वाभाविक था कि मेरी नानी को इंग्लिश नहीं आता था, बहुत पुराने जमाने की। तो वो जब राइट आउट किया लेटर्स, तो वो समझ में आया कि सबसे छोटी बहन ने ये जस्ट एज अ कमेंट बोला था, मुझे बोला था कि दादा मुझे डर लग रहा है, हम ये बंद कर देते हैं। तो उसको उसने नानी ने इंस्ट्रक्शन दिए थे, नानी ने बोलने का प्रयास किया था कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हारी नानी हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बैठो यहाँ पर। इस तरह से कुछ उसने फेल आउट किया था। तब उस समय सभी सभी भाई बहन एकदम सीरियस हो गए। हाँ भाई, नानी ही कह करके फिर फिर हमने कुछ सीरियस क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। फिर भी ये पॉइंट ऐसे था कि कंफर्मेशन कोई कोई पूछना चाहता था कि, तो एक हम में से एक ने पूछा कि नानी, अगर तुम सच में हमारी नानी हो तो हम चाहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा, कोई कोई भी इच्छा अगर अतृप्त रह गई हो तो हम उसे पूरा करना चाहेंगे, बीइंग योर ग्रैंड चिल्ड्रन। उस इच्छा को हम पूरा करना चाहेंगे। तो उसने स्पेल आउट किया कि छोड़ दो, अभी आप नहीं कर पाओगे। देन हमने पूछा कि क्या हुआ नानी, क्या क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते?
तो उसने बोला कि मेरे जितने बच्चे हैं उनमें से किसी का भी घर मेरे रहते नहीं हुआ, खुद का घर मेरे रहते नहीं हुआ। तो मेरे जो मामा मौसी थे वो कुछ 6-7 लोग थे टोटल, यानी उनके बेटे, नानी जी के बेटे बेटियां। उनमें से सच में, अब ये बात तो हमें हमारे 18-19वें साल में किसी को मालूम होने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे किसी भी बेटे या बेटी का खुद का घर मेरे रहते हुए नहीं हुआ, ये मेरा इच्छा रह गई थी। तो अब क्या होता है, लेकिन अब तो सभी के घर बन चुके हैं अपने अपने। तो ये क्यूरियोसिटी हम में जगी, तो हमने अपने मम्मी पापा को और मौसा मौसी जी को उठाया और बोला कि हमने पापा जी, हमने ऐसे प्रयोग किया है और हमें लगता है कि नानी जी हमसे बात कर रही है। तो ऐसे सारे चलता रहा। उसमें अलग अलग तरह से बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ। अब घर के कुछ सवाल ऐसे है कि मैं एज अ कथा नहीं बता सकता, लेकिन इतना प्रॉम्प्ट उन्होंने सारा कुछ बता दिया कि उस वक्त मैं कंफर्म हो गया कि ये सच होता है और सीरियसली करो तो ऐसे मृत जीवात्माओं से बात की जा सकती है। हाँ, मैं इसमें ज्यादा प्रयोग, बहुत बार ऐसे प्रयोग किए, उसमें ऐसे बाय टेक्स्ट कॉइन के हिलने से मैं कुछ संवाद ऐसे लोगों से कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस भी ले पाया। हाँ, लेकिन ये बताते वक्त मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी, कुछ बुरे साइड इफेक्ट्स भी मुझे अपनी जिंदगी में सहने भी पड़े। उससे ओवरकम करने की कुछ प्रक्रियाएं मुझे मालूम थी, इसलिए मेरा फैमिली भी थोड़ा सा तकलीफ हुआ, लेकिन शायद बच पाया मैं उसमें से। तो ठीक है, लेकिन ऐसे मृत जीवात्माओं से संवाद करने का एक आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ एक्सपीरियंस मैंने किया है, वो इन स्टोरीज में मैं आप सभी से शेयर करना चाहता था। कोई, मैं एक सिर्फ ये देना चाहता हूँ, कोई अगर, मैं कुछ अलग टाइप का आदमी तभी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूंगा। तो मैंने डेयरिंग करके कुछ किया था प्रयोग, लेकिन इसमें जानकारी थोड़ी बहुत ज्यादा ना हो, तो केवल जिज्ञासा में बहकर, केवल भावनाओं में बहकर कुछ गलत सलत प्रयोग ना करे, उसके बुरे असर अपने जिंदगी में सहने पड़ते हैं। अगर करना हो तो सीरियसली करो, किसी अच्छे गाइडेंस के अंडर करो। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर दिल से साफ हो, साफ दिल से मृत जीवात्माओं से बात भी करना चाहते हो, तो वो भी आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन उसको एज अ मजाक मत लो। अगर उनसे बात करते भी हो आप, तो उनके लिए भी, उनकी सदगति के लिए भी बेहतर कुछ कर सकते हैं आप, तो जरूर कीजिए। बस इतना मैं कुछ शेयर करना चाहता था। होप सो कि सभी को ये कुछ अलग एक्सपीरियंस से मिला होगा। जी, धन्यवाद धन्यवाद। विनायक जी, ये पर्सनल और थोड़ी भयावह स्टोरी शेयर करने के लिए। होप लोगों को इससे कुछ शिक्षा मिली होगी कि क्या जीवन में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ब्राह्मण, अब से तुम ओइजा बोर्ड यूज करना चाहो ये सुनने के बाद? कौन रामी? मैं वीजा बोर्ड से आई हूँ। माय गॉड, ये तो कुछ अलग ही था। तो हमारे अगले जो कहानी करता है वो कौन है और वो क्या सुनाने जा रहे हैं ब्राह्मण?
उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कभी अपने गांव की कोई स्टोरी सुनी है? वैसे तो गांव के बूढ़े लोग, जब हम लोग गांव में बैठा करते थे आग तापने ठंडियों में, तो वो लोग सुनाया करते थे अपने हॉरर स्टोरीज। जब वो रातों को खेतों में पानी देने जाया करते थे, या खेतों में कभी ऐसे टहलने जाया करते थे, तो उनके एनकाउंटर्स होते थे ऐसे लोग, ऐसे प्रेत आत्माओं के साथ। और उनकी जो कहानी सुनाने का तरीका था, एक बार को तो ऐसा लगता था कि वो जिसकी कहानी सुना रहे हैं वो हमारे बगल में ही बैठा हो और हमारे साथ आग ताप रहा हो। तो बचपन में तो बहुत डर लगता था। अभी उतना डर नहीं है, लेकिन वो बचपन की फीलिंग अभी नहीं जाती। मैं तो कई बार गांव इसी वजह से नहीं जाती थी कि कहीं मेरा भी किसी भूत के साथ कोई आमना सामना ना हो जाए। ये बात तो है कि भूत कभी उनको परेशान नहीं करते जो उनसे नहीं डरते हैं, वो उन्हें ही परेशान करते हैं जो उनसे डरते हैं। तो शायद मैं बच गया क्योंकि मैं उनसे डरता नहीं। लेकिन बात तो वही है, डर सबको लगता है दिखाने की, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। डर सबको लगता है, बस कोई बताता नहीं है। सही बात। ऐसी ही एक गांव की कहानी लेके रुद्र तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। रुद्र तिवारी जी, माइक ओवर टू यू। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। ये कहानी तो एक नहीं दो है तो वैसे दोनों गांव की कहानी। एक कहानी एक ऐसी है जिसका नाम है छायावन। अभी इसकी सच्चाई तो मुझे नहीं पता, लेकिन है ये असली कहानी। इसका स्थान है बिहार झारखंड बॉर्डर पर एक जो घना गांव है, उसका नाम ही छायावन है। यह 2019 की घटना है, गर्मी की। छायावन जो गांव है वो अब तक नक्शे में नहीं है, अब तक भी नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन वहां एक बात हर कोई जानता है, गांव में आज तक किसी ने कोई सेल्फी नहीं ली है। वहां डिजिटल डिवाइस यूज नहीं होते। 2019 में पटना से कुछ स्टूडेंट्स रूरल डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए छायावन आए थे, जिसमें से एक लड़के का नाम था मयंक, जो कैमरामैन था। मयंक हर जगह अपने डीएसएलआर से फोटो लेता है, खेत की, नदी की, मंदिर की और गांव की। और उसने औरतों और बच्चों की भी फोटो ली थी और बूढ़ी महिलाओं की भी फोटो ली थी। एक रात उन्होंने एक पेड़ के नीचे गांव की सबसे बूढ़ी दादी से इंटरव्यू किया। वो दादी बहुत ज्यादा ही कमजोर थी, पर उन्होंने जब उनका फोटो खींचने की कोशिश की तो उन्होंने बोला, तस्वीर खींचेगा तो सिर्फ जिस्म दिखेगा, पर आत्मा नहीं, और यहाँ आत्मा ही असली है। ये बात सुन के सारे उसके दोस्तों ने हंस दिया और मयंक खुद भी हंसने लग गया, लेकिन उसने फिर भी उनकी फोटो खींची ली। लेकिन जब उसने वो फोटो को देखा तो दादी के पीछे एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। एक लंबा सा चेहरा, आंखें नहीं थी उसमें, बस काली 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 मतलब गड्ढे से थे परछाई के अंदर। मयंक ने देखा कि हो सकता है कुछ कैमरे के अंदर ग्लिच होगा, तो वो भी हंसने लगा सबके साथ मिलके। अगली सुबह मयंक तो था, वो सो तो गया लेकिन उठा नहीं। जब उसके दोस्तों को उसका कैमरा मिला तो वो ऑन था, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। रात में वो अकेला खेत में गया था, वीडियो में ऐसा दिख रहा था। और वीडियो में बस एक ही आवाज थी, तेरी नजर में जो दिखेगा वह वही नहीं होता। फिर जो कैमरा था उसके गिरने की आवाज आती है और वीडियो वहीं बंद हो जाती है। मयंक का जो शरीर था वो पास के एक कुएं से मिला। खास बात यह कि जब पुलिस ने देखा तो उसका पूरा शरीर तो ठीक था, कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन जो मयंक का चेहरा था वो पूरी तरह से गायब था, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच के चेहरा अलग कर दिया हो। गांव वालों ने जब पुलिस वालों से बातचीत की तो उन्होंने एक ही चीज बताई, छायावन में जो भी तस्वीर लेता है वो उसकी सबसे डरावनी छाया को खींच लेता है। जो जितना उजाला दिखाता है उसकी छाया उतनी ही गहरी बन जाती है। इस घटना के बाद जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी वो बंद कर दी गई। आज भी कोई यूट्यूब पर
छायावन की अनसीन फुटेज नाम से सर्च करेगा तो उससे कुछ सेकंड का वीडियो मिल सकता है, जिसमें सिर्फ एक धुंधली परछाई दिखाई देती है और बैकग्राउंड में वही आवाज आती है, मैं तस्वीरों में नहीं आती, मैं तस्वीरों के पीछे रहती हूँ। तो ये थी मेरी पहली कहानी। दूसरी कहानी है, इसका भी स्थान है, उत्तराखंड की कहानी है ये, देवकुंड नाम के एक पहाड़ी गांव की। इसका समय भी 2017 के आसपास का ही है। देवकुंड नाम का एक जो गांव है वो मतलब उत्तराखंड के एक थोड़े से कोने में है, मतलब बहुत ही अनटच रिमोट टाइप का वो है गांव, वहाँ पे है। तो वहाँ पे एक छोटा सा सरकारी स्कूल है, पहाड़ थोड़ा ढलान पे बना हुआ है। स्कूल में 3 कमरे से ज्यादा कुछ नहीं है और एक बहुत ही बड़ा सा खेलने लायक बरामदा सा है, जिसमें 13 पत्थर के खंबे बने हुए हैं। मतलब वो जो स्कूल है उसको एक तरह से सपोर्ट दे रखा है 13 खंबों ने। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन जो गांव वाले कहते थे कि उस स्कूल के बारे में कि ये जो 13वें खंबे है इसके नीचे कुछ तो है, मतलब वहां ऐसी अफवाह फैली हुई थी, लेकिन किसी को पता नहीं है क्या है उसके नीचे। तो एक जो रजनीश सर नाम के एक टीचर रहते हैं, वो दिल्ली से पढ़ाई करके आते हैं, पढ़ाई में बहुत तेज थे, तो वो एग्जाम पास करके आते हैं और वहां पे उनकी नौकरी लग जाती है उसी स्कूल के अंदर। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों में नौकरी मिली है तो अच्छा, शांति से कुछ अच्छे से काम करेंगे यहाँ पे। एक दिन शाम को वह देर तक स्कूल में रुक गए, बारिश हो रही थी और वो बरामदे में बैठे थे, ठीक उसी खंबे के नीचे, 13वें खंबे के नीचे। तभी उन्होंने अचानक से कुछ आवाज आने लगी, जैसे जमीन के नीचे कोई खुरच रहा हो, धीरे धीरे से। खंबे के बेस पर हल्की सी हलचल महसूस हुई उन्हें। उन्होंने जोर से आवाज दी, कौन है वहां? फिर भी उनको कोई जवाब नहीं मिला। फिर अगले दिन उन्होंने स्कूल के चौकीदार धर्मू काका से पूछा, उस खंबे के नीचे मजाक मत करना। मतलब ये चौकीदार धर्मू काका ने उनसे बोला जब उन्होंने ये बात बताई थी उन्हें। एक बार अंग्रेजों के जमाने में वहां कुछ दफन किया गया था, कहते हैं कोई बच्चा नहीं, कोई किताब नहीं, कोई चेतावनी दबाई गई थी। तभी से हर कुछ सालों में कोई बच्चा उस खंबे के पास खड़ा होकर कुछ अजीब सी बातें करने लगता है। और फिर अचानक से एक दिन की घटना है कि स्कूल का जो तीसरी क्लास का बच्चा रहता है निखिल, बहुत शांत और प्यारा बच्चा था, एक दिन लंच ब्रेक के दौरान वो उसी खंबे के नीचे जाके खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद करके पता नहीं कुछ धीरे धीरे से बोलने लगता है। नीचे अभी सांसें चल रही है, वो जागा नहीं है, लेकिन अगर कोई फिर से यहाँ खुदाई करेगा तो सबको चुप करा दिया जाएगा। तो पूरे स्कूल के अंदर थोड़ा सा डर का माहौल बन गया। बच्चे तो डर ही गए थे। रजनीश सर ने तुरंत उस बच्चे को जगाया, वो किसी तरह से हड़बड़ाहट करके उसे उठाया, लेकिन निखिल अगले 3 दिन तक बोल ही नहीं सका उस घटना के बाद। और उसके हाथ पर एक आकृति बनी हुई थी 3 आड़ी रेखाओं की और एक लंबी खड़ी रेखा की। कोई समझ नहीं पाया वो क्या था, लेकिन गांव के पुराने पंडित ने कहा ये तो तांत्रिक चिन्ह है, इसका मतलब होता है 3 मौन और 1 मृत्यु। रजनीश सर ने तो ये बात सुनते उन्होंने तुरंत ट्रांसफर की अर्जी दे दी और स्कूल छोड़ दिया तुरंत प्रभाव से। अब भी हर बारिश की रात जब बिजली जाती है, गांव वाले बताते हैं कि 13वें खंबे की नींव से कुछ खुरचने की आवाज आती है। और अब वहां पे एक कटी फटी सी तख्ती टांग दी गई है और वो स्कूल भी बंद हो गया और वहां लिखा है, यहाँ ना बैठे, यहाँ आवाज आती है, सुनिए मत, ना ही जवाब दीजिए। जी, मेरी कहानी खत्म हो चुकी है। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। काफी रोचक और डरावनी कहानियां थी तुम्हारी ट्रिप। मुझे सुन के एक बार को तो मेरे अंधेरे कमरे में मैं उसको महसूस करने लगा था। बट आगे बढ़ते हैं। तो ब्राह्मणी, तुम्हें कैसा लगा ये स्टोरी सुन के? तो अगली कहानी लेके सत्या जी आ रहे हैं। इनकी कहानी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ये खुद ही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सत्या जी, शुरू कीजिए आप। हेलो। आप सभी ने पोसेशन के बारे में सुना होगा, जब किसी के शरीर में उसकी आत्मा के सिवा कोई और आत्मा आकर कब्जा कर लेती है और खुद की आत्मा का कोई भी काबू नहीं रहता। उन्हीं पोसेशन के एक वर्स्ट केसेस में से सबसे ज्यादा भयंकर केस लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। यूं तो ये घटना लद्दाख की है, पर इसकी शुरुआत होती है 7 समंदर पार अमेरिका से। अमेरिका में
एक निशा पटेल नाम की लड़की रहती थी। वो अपने पिता के साथ अकेली रहती थी और वहाँ कॉलेज में पढ़ाई करती थी। वो जब भी अपनी माँ के बारे में पूछती थी, उसके पिता उसे कुछ नहीं बताते थे, जिससे उसके मन में क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसे अपनी माँ के बचपन से ही विजन्स आते थे, कुछ धुंधली यादें दिखाई देती थी सपनों में, और उसका एक ही एम था कि वो वापस इंडिया जाकर अपनी माँ को ढूंढे। इसी एम के साथ वो वही सपने देखते देखते बड़ी हुई, और फाइनली उसकी कॉलेज की ग्रेजुएशन खत्म हुई और रिजल्ट आया। उसने डिसाइड कर लिया कि अब ये जो फंडिंग मिली है, इससे वो इंडिया जाएगी और अपनी माँ को ढूंढेगी। अपने पिताजी के मना करने के बावजूद वो इंडिया गई। उसका जो प्रोजेक्ट था वो लद्दाख में था, यानी कि किस्मत भी उसको खुद ही लद्दाख ले आई। वो और उसके 3 दोस्त एक ओपन जीप पे लद्दाख के रोड पर डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसके हाथ में रिकॉर्डिंग कैमरा था और उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ उसकी स्क्रीन पर। जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि स्क्रीन पर अचानक से उसको एक झलक दिखाई दी। उसको दिखाई दी एक औरत जो रो रही थी, जो चीख रही थी। बिखरे हुए बाल थे, फटी हुई सी साड़ी थी, एकदम भद्दे कपड़े पहने। वो मदद मांग रही थी। और सबसे रोचक बात तो ये थी कि जमीन के अंदर से कुछ हाथ निकल रहे थे, जो उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, मानो उसको कहीं ले जा रहे हैं। निशा ये दृश्य देख के एकदम से डर गई और चिल्ला पड़ी। ड्राइवर ने जीप रोकी। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसने ऐसा कुछ देखा है। वो लोग जीप से उतरे और आसपास जाकर देखने लगे, पर उन्हें ऐसा कुछ दिखा नहीं। उन लोगों ने निशा को समझाया कि तुम शायद थकी हुई हो सफर के कारण और स्ट्रेस में हो, इस वजह से तुम्हें ये सब दिख रहा है। इसके बाद वो लोग होटल में चले गए। निशा ने भी सोचा कि शायद ये भ्रम होगा जो थकान के कारण उसे हुआ। वो आराम से सो गई आकर, और अगले दिन उसने अपने प्रोजेक्ट पर काम करना वापस शुरू कर दिया। वो लोग लद्दाख की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री की ओर गए। मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने लगे। तीनों अपना अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग हो गए। उसने पूरी मोनेस्ट्री निशा ने एक्सप्लोर करी, और फिर उसकी नजर पड़ी एक आइसोलेटेड से कमरे पर। वो कमरा उसको अपनी तरफ खींच रहा था, मानो एक अजीब सा फोर्स हो जो उसको बुला रहा है। वो उस कमरे की ओर बढ़ने लगी। वो कमरा बाहर से, उसमें कुंडी लगी थी, बाहर से लॉक था, और एक छोटी सी खिड़की थी। उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो बस अंधेरा था, और बीच में एक कुर्सी पर बैठी औरत। उसने थोड़ा और ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि थोड़े कल उसे जो दृश्य आया था, ये उसी औरत का था। पता नहीं उसको क्या हुआ। उसने वो कुंडी खोली और वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अंदर उसे दिखी एक चौक की बनी हुई लाइन। वो अंदर ही अंदर जानती थी कि उसे लाइन पार नहीं करनी चाहिए, पर वो फोर्स, वो आकर्षण उसे खींच रहा था। मान लो वो औरत उसे बुला रही थी अपनी तरफ। वो लाइन पार करके औरत की तरफ चली गई। वो औरत कुर्सी पर बैठी हुई थी और नीचे की तरफ देख रही थी। बाल उसके बिखरे हुए थे, और उसका ध्यान निशा की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। निशा उस औरत के पास गई, उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछ रही थी कि आप कौन हैं। निशा का खुद पर बिल्कुल काबू नहीं था, ना कोई होश था। अचानक से जैसे ही उस औरत के कंधे पर हाथ पड़ा, वो औरत फिर से रोने लगी। निशा की ओर बोलने लगी और कहती है, तू आ गई बेटा, मुझे ले जा यहाँ से। ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, बांध कर रखते हैं। तू ले जा मुझे यहाँ से। निशा ने जब ये शब्द सुने और जब उसका चेहरा देखा, तो ये चेहरा मैच हो गया उसके सपनों से। यानी कि यही दृश्य उसको बचपन से सपने में दिखते आए हैं, और ये और कोई नहीं, उसकी माँ थी। निशा एकदम इमोशनल हो गई और भावनाओं में बहकर उसको वहां से छुड़ा के ले जाने लगी। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा उसको ले जाने के लिए, वो निशा निशा को उसने दबोच लिया, बुरी तरह निशा की ओर हमला करने लगी। उतने में वहां पर एक पुराने मॉन्क आ गए, एक काफी सीनियर मॉन्क, जिनके चेहरे पर एक कट लगा हुआ था, बड़े भयानक दिखने वाले। उन्होंने तुरंत निशा को उससे अलग करा और डांटते हुए उसे बाहर लेके गए। उसने उन्हें समझाया कि तुम्हें इस कमरे की ओर नहीं आना चाहिए था, इस कमरे की ओर किसी का भी आना वर्जित है। पर निशा ने एक नहीं सुनी, क्योंकि निशा अब ये समझ चुकी थी कि ये और कोई नहीं, उसकी माँ है जो उसे अपनी माँ की मदद करनी है। लेकिन मॉन्क ने जब उसको अंदर नहीं जाने दिया, तो निशा ने धमकी दी कि वो अगले दिन पुलिस के साथ आकर सब कुछ रिकॉर्ड करेगी। लेकिन मॉन्क ने नहीं सुनी, और मॉन्क ने उसको वापस भेज दिया। निशा वापस शाम को होटल आई और उसने ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताई। सबने मिलकर डिसाइड किया कि अब वो साइकाइट्रिस्ट की हेल्प लेंगे और उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाकर अच्छा से इलाज करवाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि अगले दिन क्या होने वाला है।
अगले दिन निशा पुलिस के साथ उस मोनेस्ट्री पहुंची और सीधा उस कमरे की ओर जाने लगी। जैसे ही वो उस कमरे के अंदर घुसे, मॉन्क वहां पर नहीं थे। मॉन्क उनको रोकने के लिए वहां पर उस दिन थे ही नहीं। वो कमरे के अंदर घुसे। जैसे ही वो निशा की माँ की ओर बढ़ रहे थे, अचानक से वो देखते हैं कि निशा की माँ कुर्सी से हल्की सी हवा में उठने लगी। उसने देखा कि वो हाथ पैर मरोड़ने लगी। वो अपनी हड्डियां कुछ इस तरीके से तोड़ रही थी कि किसी मनुष्य के बस की वो बात थी ही नहीं। वो अजीब अजीब सी चीखें निकाल रही थी। कभी किसी बच्ची की आवाज निकाल रही है, कभी किसी बूढ़ी औरत की, तो कभी किसी मर्द की। वो अपने होठों को इस तरीके से खींच रही थी कि खून आ गया। ये सब देखकर पुलिस वाला भी डर गया और वो निशा को खींच कर बाहर ले गया। उन लोगों ने तुरंत दरवाजा वापस लॉक कर दिया और निशा भी डर गई। निशा ये सब देखकर इतना तो समझ चुकी थी कि ये किसी मेंटल हेल्थ का या साइकाइट्रिस्ट वाले का बस की बात नहीं है। ये कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है। फिर वो लोग वहां पर उस मॉन्क को ढूंढने लगे। वहां पर उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्क तो 2 दिनों के लिए कहीं गए हुए हैं, 2 दिन से पहले नहीं आ सकते। पर निशा को बहुत जल्दी थी। निशा को अपनी माँ को जल्द से जल्द छुड़ाना था, जल्द से जल्द नॉर्मल करना था। तो उसने अपने पापा को कॉल करके सब कुछ बताया। उसके पापा ने बोला कि मैं जल्द से जल्द वहां आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी माँ से तब तक दूर रहना है। निशा ने उनकी बात सुन ली और दूर रहने लगी। लेकिन निशा से सब्र नहीं हुआ। वहां पर भले ही मॉन्क नहीं थे, लेकिन उसने सोचा कि लद्दाख में कोई ना कोई मॉन्क जरूर होगा जो उसकी मदद करेगा। वो मोनेस्ट्री से मोनेस्ट्री भटकने लगी और मॉन्क्स को ढूंढने लगी। सब ये केस सुनकर उसकी मदद करने से इनकार कर देते थे। मानो सबको पता है कि निशा के के बारे में सब जानते हैं, उनकी बैक स्टोरी सब जानते हैं। लेकिन फाइनली उसको एक मॉन्क मिला, एक यंग सा मॉन्क, जिसके अंदर बहुत एनर्जी थी, बहुत उत्साह था मदद करने का। उसने निशा की कहानी सुनी और निशा की मदद करने के लिए वो तैयार हो गया। वहां पर मॉन्क नहीं थे, सीनियर मॉन्क, इसलिए वो चुपके से जाकर निशा की माँ को छुड़ा कर ले आए और उन पर एक्सॉर्सिज्म करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। बीच में बिठा दिया लाकर, चारों ओर कुछ न कुछ सामग्री रख दी, हवन शुरू कर दिया और निशा की माँ के अंदर जो आत्मा थी उससे बात करने लगी। धीरे धीरे निशा की माँ के अंदर से वो आत्मा बाहर आई और मोंक को लगा सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। वे निशा की माँ की ओर बढ़े और जैसे इतने में निशा की माँ ने आंख खोली। जैसे ही उसकी आंख से आंख मिलाई, वो मोंक अचानक से मोंक का खुद पर काबू नहीं रहा और मोंक ने वहां पर रखा हवन उठाया, हवन के अंदर से कोयला उठाया और अपने ही मुंह पर रगड़ लिया और वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर अपने ही पेट में मार लिया, जिससे वहीं के वहीं उनकी मृत्यु हो गई। निशा समझ चुकी थी कि अब ये मैटर उसके हाथ से निकल चुका है। निशा तुरंत वहां से भागी और वहां पर मॉनेस्ट्री पहुंचकर उसने पूछा कि क्या सीनियर मॉन्क आ चुके हैं। उसकी किस्मत अच्छी थी कि सीनियर मॉन्क वहां पर आ चुके थे। सीनियर मॉन्क वापस गए और उन्होंने निशा की माँ को वापस उस कमरे में लाकर बंद कर दिया। इस बार वो बहुत क्रोधित हो चुके थे। बहुत गुस्से में वो चिल्ला रहे थे कि तुमने मेरे पीठ पीछे ऐसा क्यों किया। निशा ने उनसे पूछा कि आखिर ये कहानी है क्या, आखिर क्यों उसकी माँ का ये हाल है, आखिर जब वो आत्मा उसकी माँ के शरीर से बाहर आ गई थी, फिर वापस उस मोंक की हत्या कैसे हो गई। इसके बाद उस मोंक ने कहानी सुनानी शुरू करी। शायद उनको निशा पर तरस आ गया। आखिर वो निशा की माँ थी, उसका इतना अधिकार था ये कहानी जानने का। उन्होंने बताया कि निशा, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह एक वीडियोग्राफर थी। उनको भी वीडियोस रिकॉर्ड करने का बहुत शौक था। वो एक बार वीडियो रिकॉर्ड करने एक साइट पर पहुंची, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस साइट पर पिछली ही रात कुछ लोगों की हत्या हुई है। हत्या नहीं, एक एक्सीडेंट हुआ है। एक स्लैब गिर गया, स्लैब के नीचे आकर वो लोग मर गए हैं। कुल 9 लोग, जिसमें एक बच्ची भी है, एक बूढ़ा भी है, एक जवान आदमी भी है। अलग अलग तरह के 9 लोग हैं। वे वीडियो रिकॉर्ड करते करते उन लोगों को अंदाजा हुआ, उन 9 लोगों की भटकती हुई अशांत आत्माओं को अंदाजा हुआ कि निशा की माँ की जो असली आत्मा है वो बहुत कमजोर है, जिसके कारण उनको एक शरीर मिल गया। धीरे धीरे वो 9 आत्माएं प्रवेश कर गई। शुरुआत में उन 9 आत्माओं का बैलेंस नहीं बना। कभी एक जाती थी तो दूसरी आ जाती थी, कभी दूसरी जाती थी तो तीसरी आ जाती थी। पर उन 9 आत्माओं को शरीर की ऐसी जरूरत थी कि उन्होंने बैलेंस बना लिया, समय का बंटवारा कर लिया और वो 9 आत्माएं चैन से निशा की माँ के अंदर रहने लगी। मॉन्क ने बताया कि ऐसा नहीं है कि निशा की माँ की आत्मा कभी नहीं आती। उस दिन जब निशा मिलने आई, तब निशा की माँ की आत्मा ही सामने थी जो उनसे मदद मांग रही थी। जब निशा की माँ ने बोला कि मुझे यहाँ से ले जा, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं,
अब वो मॉन्क्स की या मोनेस्ट्री वालों की बात नहीं कर रही थी, वो बात कर रही थी उन 9 आत्माओं की, जो उसकी माँ को कभी चैन से नहीं जीने देते। उसकी माँ की रूह को भी तड़पाते हैं और देह को भी, शरीर को भी कष्ट देते हैं, हड्डियाँ तोड़ देते हैं, जलाते हैं, निशान देते हैं। तो उसने पूछा निशा ने कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? मॉन्क ने बताया कि पिछले 20 सालों से वो इसका सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ निवारण नहीं निकला। मॉन्क ने बताया कि उनके चेहरे पर एक कट का निशान कैसे लगा। दरअसल निशा की माँ की आत्माओं ने एक शक्ति धारण करी है, जिससे जो भी उसकी आँख में देखता है, वो आत्महत्या कर लेता है। यही कारण था कि इस पर कभी भी एक्सॉर्सिज्म की कोशिश नहीं करी गई। लेकिन अब निशा यहाँ पर आ चुकी थी और एक ज़िद पर थी कि उसे अपनी माँ को आज़ाद कराना ही है। निशा ने बोला कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कैसे भी मेरी माँ को छुड़ाइए बस। मॉन्क ने बोला कि अब उसको उन 9 आत्माओं का इंटरेस्ट वैसे भी उसकी माँ से कम हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ का शरीर अब खोखला हो चुका था। वो 9 आत्माएँ तभी उसकी माँ के शरीर को छोड़ती, जब शरीर का पूरी जान निकल जाती, जब उसकी असली आत्मा के जाने का समय आ जाता, यानी मृत्यु। लेकिन निशा कहती है कि इसका और क्या निवारण है? तो इस बात पर निशा की जो वो मॉन्क था, वो बताता है कि या तो तुम इंतज़ार करो कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो, उसके बाद तुम उनका अंतिम संस्कार कर सकती हो, या फिर उन 9 आत्माओं को एक नया शरीर दो। जितनी कमज़ोर तुम्हारी माँ की आत्मा थी, उतनी ही कमज़ोर तुम्हारी भी आत्मा है। तो उन 9 आत्माओं को तुम्हारे शरीर में प्रवेश कराना होगा, जिससे तुम्हारी माँ आज़ाद हो सके। निशा इसके लिए मान जाती है। निशा उस दिन होटल चली जाती है और रात भर यही सोचती है कि अपनी माँ के लिए वो इतना करे या ना करे। अगले दिन वो मॉन्क के पास पहुँचती है। वो लोग एक्सॉर्सिज्म की तैयारी शुरू करते हैं। इस तैयारी में निशा और वो मॉन्क अचानक से एक प्लान बनाते हैं। मॉन्क को ये याद आता है कि शुरुआत में उन 9 आत्माओं को शरीर धारण करने में बड़ी दिक्कत हुई थी। एक दूसरे के साथ रहने में बड़ी दिक्कत हुई थी। क्यों ना वो इस दिक्कत का फ़ायदा उठाएँ। जिस जिस जगह पर वो 9 आत्माओं ने निशा की माँ का शरीर धारण किया था, उसी जगह पर निशा की माँ को वो लोग लेके जाते हैं। वहीं पर हवन शुरू करते हैं। वो लोग 9 आत्माओं को इन्विटेशन देते हैं कि निशा के शरीर में प्रवेश करें और उसकी माँ को छोड़ दें। जब प्रवेश की घड़ी आती है, यानी अमावस्या की वो रात, वो घड़ी आ जाती है, वो पल आ जाता है, तब निशा बोलती है कि सबसे पहले छोटी बच्ची प्रवेश करेगी, क्योंकि छोटी बच्ची ने उसे बोला है कि छोटी बच्ची सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। वो आत्मा धारण करेगी और किसी को नहीं आने देगी। ये सुन के बाकी की आत्माएँ भड़क जाती हैं। बाकी की आत्माएँ निशा की माँ के शरीर में निशा को तकलीफ पहुँचाने लगती हैं। निशा के ऊपर हमला करने लगती है। वहाँ पर वो मॉन्क उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वह अब आपस में लड़ रही थी। निशा की माँ का शरीर खोखला हो चुका था, वो उसे और खोखला कर रही थी। उतने में निशा बोलती है कि अगर बच्ची नहीं तो उस बूढ़े की आत्मा भेजो, अगर उस बूढ़े नहीं तो उस जवान की आत्मा भेजो। इससे इन सब की यूनिटी टूट जाती है, उन सब की एकता भंग हो जाती है। वो 9 आत्माएँ आपस में लड़ने लगती हैं और कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसी का फ़ायदा उठाता है वो मॉन्क और धीरे-धीरे मंत्र पढ़ता है, जिससे एक-एक करके वो सारी आत्माएँ उसके कब्ज़े में आने लगती हैं। वो उन आत्माओं को बाहर निकालता है और बंद करने लगता है, भस्म करने लगता है उस आग में, उस हवन की आग में। अंत में बस एक आत्मा रह जाती है, सबसे छोटी बच्ची, जो उसका शरीर छोड़ने को तैयार नहीं थी। शायद वो सबसे छोटी थी, शायद उसकी ज़िद, शायद उसने अपने माँ-बाप को खोया, शायद वो पिछड़ने की आग उसके अंदर ज़िंदा थी, जो उसके शरीर से नहीं जा रही थी। शायद इसीलिए उस छोटी बच्ची की आत्मा सच में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। मॉन्क उससे वादा करता है कि उसको मुक्ति देगा, बंद करने की जगह उसको वो आज़ाद करेगा। ये शर्त वो बच्ची सुन लेती है और वो जो उसका निशा की माँ का शरीर छोड़ देती है। कुछ इस तरह से सबसे ज़्यादा भयानक पोसेशन वाली कहानी का अंत होता है। इसके बाद क्या होता है कि उसकी माँ का शरीर इतना ज़्यादा खोखला हो चुका था कि 3 या 4 महीने से ज़्यादा वो वैसे भी नहीं जी पाई और उसकी माँ का अंत हो गया। धन्यवाद दोस्तों, इतनी ही कहानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद सत्या इस अद्भुत और डरावनी कहानी के लिए। आ, सत्या की रा, कहानी सुन के तो सभी डर गए हैं यहाँ पे। बिल्कुल। लोक गाथाएं तो सब जगह ही चर्चित रहती हैं।
तो पैराफ्रैक्स भैया अब मृत्यु देवता को बुलाते हैं ताकि वो अपने जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ की एक लोक कथा लेके आए जो इन्हीं सब अर्बन लेजेंड्स के ऊपर है। तो मृत्यु देवता, माइक ओवर टू यू। राजस्थान, ये धरा जहाँ पर ये कई चीज़ों को लेकर के मशहूर है, जिनमें इसकी वीरता, कल्चर और खान-पान का काफ़ी नाम है। लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ का मरुस्थल, यहाँ के किले, ये सब अपने अंदर काफ़ी सारे गहरे राज दबाए हुए हैं। हमारी कहानी राजस्थान के एक वीरान क्षेत्र के एक गाँव से है। इस गाँव में काफ़ी सालों के बाद कृष्णा अपने पिता के साथ गाँव में रहने आया था। वो अपनी गर्मी की छुट्टियाँ मनाने गाँव आया, परंतु उसका मन उसके गाँव में लग नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसके एज के बराबर कोई नहीं था। वह डेली परेशान हो जाता था क्योंकि उसे ना खेलने के लिए कोई मिलता था और ना ही बातें करने को। फिर एक दिन वो अपने पिता के साथ शाम के समय गाँव में घूमने निकला। तो जब वो घूमने निकला, तो वो अपने पिता के साथ वहाँ पर घूम रहा था, तो उसे अचानक एक लड़की दिखी जो कि उसी के एज के बराबर थी और वो उसे इशारा करते हुए अपने पास बुला रही थी। तो उसने देखा कि उसके पिता अपने मित्र से बात करने में व्यस्त हैं, तो वो उस लड़की के पास चला गया। वो लड़की उसे लेकर के दूसरी जगह पे गई और वहाँ पर उसके साथ खेली और खेलने कूदने के बाद वो कुछ देर बाद रात को अपने घर आए। तो रात को जब उसके पिता ने उससे पूछा कि तुम कहाँ चले गए? तो उसने कहा कि मैं तो ऋत्विका के साथ खेलने गया। तो इसी नाम की लड़की उनके पड़ोस में रहती थी, तो उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता न हुई और उन्होंने इस बात को जाने दी। लेकिन उसी दिन रात अचानक से उसके घर की खिड़की खुली और वहाँ से निशा आ गई और निशा ने उस लड़के से कहा कि चलो खेलने चलो। वो थोड़ी देर सोच में पड़ा, खिड़की तो मैंने बंद की थी, फिर ये खिड़की खुल कैसे? लेकिन फिर भी वो उसके साथ खेलने चला गया। और उस दिन भी जब वो खेलने गया तो उसकी माँ ने देखा रात को कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वो थोड़ा परेशान हुई। लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का कुछ ख़ास संदेह नहीं हुआ कि उसके जो दादा थे, वो रात को उठकर बीड़ी पीने के लिए बाहर जाया करते। तो उन्होंने इस बात को जाने दिया। लेकिन जब अगले दिन रात को कृष्णा सोया, तो फिर से उसे अचानक से काफ़ी सारी लड़कियों के खेलने की आदत हुई। तो जब उसने उसकी खिड़की से देखा, तो उसको बहुत दूर जंगल में लड़कियां खेलती हुई दिखाई दी और वो भी काफ़ी सारी। और आश्चर्य की बात यह थी कि जंगल काफ़ी दूर था, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ बहुत साफ-साफ दिखाई दे रहा था, वो भी उस अंधेरी रात। अचानक से उसे दूर से ही दिखा कि जैसे ऋत्विका उसे बुला रही है। तो उसने अपना गेट खोला और गेट खोल के चला गया। लेकिन आज उसकी माँ ने ये चीज़ देख ली। तो उन्होंने अगले दिन से रात को गेट को एकदम अच्छी तरीके से बंद कर दिया और वो भी सोने को चली गई। लेकिन इस दिन रात को ऐसा हुआ कि जैसे ही कृष्णा सोया, उसे ऋत्विका की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वो उठा तो उसने देखा कि ऋत्विका उसके सामने खड़ी है। वो इस बार और डर गया, क्योंकि इस बार तो खिड़की भी बंद थी और गेट भी। लेकिन ऋत्विका अंदर कैसे आई? लेकिन फिर ऋत्विका ने उसे बड़े प्यार से कहा कि चलो वहाँ पे मेरी सारी सहेलियाँ तुम्हें खेलने के लिए बुला रही हैं। तो उसे कुछ तो अलग लगा, लेकिन फिर भी वो खेलने चला गया। और जब वो खेलने गया तो आज उसकी माँ ने इस चीज़ को देख लिया, तो वो भी उसके पीछे-पीछे उसके नाना उसके दादाजी के साथ गई और उसके पिता भी साथ में थे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा, अचानक से निशा गायब हो गई और वो सारी लड़कियाँ भी। और उसने जब उस कुएँ के अंदर देखा, तो उस कुएँ में उसे कुछ और नहीं बल्कि काफ़ी सारी छोटी बच्चियों का कंकाल दिखा, जिसे देख के वो चीख पड़ा। और जैसे ही वो चीखा, उसके माता-पिता उसके पास दौड़ते हुए आए, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुका। अपने उस बेहोश पुत्र को उठाकर उसके माता-पिता घर लेकर आए। जब उसे घर लेकर आए, तो अचानक से उसको बुखार भी चढ़ गया
और उसका बुखार समय के साथ बढ़ने लगा। उसके पिता क्योंकि शहर में ही पले बड़े थे, तो उन्हें इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं था कि भूत पिशाच जैसा कुछ होता है। तो इसलिए उन्होंने वैद्य को बुलाया और उससे अपने पुत्र का निरीक्षण करवाया। वैद्य ने दवाई दी, पर 2 दिन के बाद भी किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। इस चीज को देखकर अब उसके पिता को हार मानकर गांव के सबसे जाने माने तांत्रिक के पास गए। वो उस तांत्रिक को लेकर घर आए। जब उस तांत्रिक ने उनके पुत्र का हाथ पकड़ा तो उन्हें कुछ अजीब लगा, और उन्होंने कुछ देर बाद जब मंत्र पढ़े और उसके बाद आंख खोलकर उसके पिता से कहा कि क्षमा कीजिएगा, पर मैं आपके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ असमर्थ हूँ। आप मेरे गुरु, जो कि गांव के उस पार, नदी के उस पार रहते हैं, आप उनके पास जाइए। पर अब तो शाम हो चुकी थी, तो शाम को नदी पार कैसे की? पर फिर भी उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ नदी को रात को पार किया और उस धोबी के पास गए, जो कि पहले तांत्रिक रह चुका था और उस पुराने तांत्रिक का गुरु भी था। जब वो उस गुरु के यहाँ गए, तो उस गुरु ने उनसे ज़्यादा कुछ कहा नहीं और ना ही उन्हें बैठने के लिए कहा। तो जब उन्होंने उस गुरु को सारी बात कही, तो उसने अपने घर गया और वहां से केवल एक पर्चा लेकर गया, जिस पर लिखा था अजबगढ़, अजबगढ़ जाइए। तो वो आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन उन्होंने उनको अपने पुत्र की जो मोह और माया था वो खाए जा रहा था। तो वो अजबगढ़ के लिए निकल गए, और जब वो अजबगढ़ पहुंचे, तब वहां पर उन्होंने उसी समय रात को एक व्यक्ति को जागा हुआ पाया। तो उन्होंने उसे बताया कि भाई, मैं इस गांव से आया हूँ, एवं मुझे धोबी बाबा ने भेजा है, और उन्होंने मुझे अजबगढ़ आने के लिए कहा था उनके गुरु से मिलने के लिए। तो उनके गुरु कहाँ? तो उस व्यक्ति ने इशारा करके उनका घर बताया। जब वो उन गुरु के यहाँ गए, तो उन्होंने देखा कि उनके जो गुरु हैं वो एक 100 वर्ष से भी अधिक के व्यक्ति हैं, परंतु उनकी आवाज एक बलिष्ठ युवक जैसी है। किसी भी प्रकार का कोई लड़खड़ाना नहीं उनकी आवाज में। उनके जब गुरु ने ये बातें सुनी, तो वो घर आए और उन्होंने कृष्णा का निरीक्षण किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र किसी छोटी मोटी शक्ति के प्रकोप से नहीं हो गया है, बल्कि एक बहुत बड़ी संकट में फंस चुका है। फिर उन्होंने उन्हें कहा कि ये बहुत पुरानी बात है। आज से लगभग 200 साल पहले इस गांव में एक बहुत सुंदर स्त्री रहा करती थी, परंतु केवल उसका मुख सुंदर था, चरित्र नहीं। वो काला जादू इत्यादि चीजों में बहुत विश्वास करती, एवं हर दिन रात को मुर्गे की बलि देना और अन्य जितने भी काली क्रियाएं होती हैं किया करती थी। गांव के लोगों को जब उस पर शक ज्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने गांव के सबसे शक्तिशाली पहलवान, तो उसने जानबूझकर अपने सम्मोहनी से गांव के सबसे शक्तिशाली पहलवान को मोह लिया और उससे विवाह कर लिया। तो गांव में अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसे कुछ बोल सके। उस पहलवान से विवाह करने के बाद उसे 2 संतानें भी प्राप्त हुई, पर उसने अभी भी काला जादू नहीं छोड़ा। और उसके बाद हुआ ये कि उसने बलि देना शुरू किया, और वो भी बच्चियों की, जवान कन्याओं की। और जब वो बलि देने लगी, तो गांव की लड़कियां अचानक से गायब हो जाती थी। ये सब देख करके गांव के मुखिया, जिनका नाम बलवंत गौड़ था, वो काफी परेशान हो गए कि बार बार बच्चियां गायब हो जाती हैं। सबको पता था, सबको संदेह था कि ये कौन कर, परंतु जिन्हें पूरा संदेह था या जिन्हें पता भी था, वो कुछ कर नहीं सके, क्योंकि उसका पति काफी शक्तिशाली पहलवान था। तो उस समय बलदेव गौड़ को अपने मित्र सुमेर राजपुरोहित की याद, जो कि उदयपुर में उनके साथ रहता था और उनके साथ ही वहां गुरुकुल में पला बड़ा था। वो भी पहलवान था और काफी अच्छी कदकाठी का था, और उसके जैसी कदकाठी पूरे गांव में किसी के पास नहीं थी, उस डायन के पति के पास। तो वो उदयपुर गए और वहां से अपने मित्र को लेकर अपने गांव आए, और उसके बाद अचानक से ही अगले दिन सुमेर रा, सुमेर राजपुरोहित के रहते हुए भी बलदेव गौड़ की पुत्री गायब। तो इस बार तो
उनके पास सुमेर भी था, तो उन्होंने पूरे गांव के साथ उस औरत के घर पे धावा बोला। उसका पति सामने आया और सबको ललकार के कहने लगा कि तुम लोग मेरी पत्नी पर झूठी ही शंका करते हो एवं उसे परेशान करना बंद करो। पर इस बार सुमेर राजपुरोहित के साथ उसका द्वंद्व हो गया और बाकी सारे गांव वाले घर के दरवाजा तोड़ते हुए घर चले। उन्होंने देखा कि बलवंत गौड़ की पुत्री तो वहां बंधी पड़ी है और बहुत ही निर्जीव अवस्था में है। यह देखकर पूरे गांव वालों का खून खौल उठा और उनका क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया और उनके क्रोध की किसी भी प्रकार की सीमा न रही। उन्होंने उस औरत, उसके पति और उसके दोनों ही बच्चों को लेकर बीच गांव में जला दिया और वो औरत, उसका पति और उसके दोनों बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, परंतु कोई उनको बचाने वाला नहीं था। अंत में मरते मरते उस औरत ने उस पूरे गांव को श्राप दिया कि वो उस गांव के और उस बलदेव गौड़ के वंशजों से सदैव बदला लेती रही। और उस गांव में रात को अगर कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची बाहर निकल जाएगी तो वो कभी भी अपने घर नहीं आएगी। इसलिए उस गांव में रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकल। ये सब बातें जानकर उसके पिता बड़े हैरान हुए और जब उन्हें ये पता चला कि क्यों उनके पिता बचपन से ही उन्हें शहर में रहने को कहते थे, तो वो भी इस चीज को जान के हैरान हो गए, क्योंकि वो कोई और कृष्णा कोई और नहीं, बलदेव गौड़ का ही बहुत आगे का वंशज था। अब वो काफी परेशान थे। फिर उन्होंने पूछा, क्या ये उस मायावी राक्षसी का या डायन का प्रकोप है जो मेरा पुत्र इस प्रकार परेशान है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो उस डायन का निवारण आज से 50 साल पहले ही हो चुका है, परंतु ये उन बच्चों की आत्माएं हैं जो कि इसे परेशान कर रही हैं। अब एक ही उपाय है कि इसे बचाया जा सकता है, अगर हम इसे ले जाकर के उन सभी बच्चों की अतृप्त आत्माओं का इससे यज्ञ करवाएं और उनको मुक्त कराएं। और ये सब रात में ही करना होगा और ये काम केवल तुम्हारा पुत्र ही कर सकता है। उसके बाद उन्होंने मंत्र पढ़ा और उनके पुत्र के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और कहा कि आज से 2 दिन बाद हम ये यज्ञ करेंगे। उनके पिता ने कहा ठीक है, और उसके 2 दिन बाद वो गुरु अपने साथ ट्रैक्टर लेकर के आए और उन्होंने उसमें ही सारी सामग्री भर के लाई। फिर रात को जिस कुएं के पास वो देख करके ये सब डरा था, उसी कुएं के पास यज्ञ की अग्नि सजाई गई और उन सभी कंकालों को बाहर निकाला और बाहर निकाल करके उसे जलाया गया और उसके बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ की आहुतियां शुरू हुई। पर अचानक से इसमें समस्याएं आने लगी। कभी कृष्णा को बहुत तेज बुखार आ जाता तो कभी उसका हाथ कांपने लगता। बार बार इन समस्याओं को देख करके गुरु जी भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक से कृष्णा उठा और वो वापस से कुएं की तरफ जाने लगा। उसे कुएं की तरफ जाता हुआ देखकर सब हैरान हुए और फिर जैसे ही उसने कुएं की तरफ झांका, किसी ने उसको जोर से खींचा। तो ये देख करके कृष्णा बहुत जोर से चीखा और अचानक से उसे एक 12 वर्षीय कन्या दिखी, जो कि पीले कपड़ों में थी और उसके गाल के पास एक तिल था और जिसकी आंखें नीले रंग की थी और माथे पर एक छोटी सी बिंदी लहराई थी। उस कन्या ने कृष्णा को हाथ दिया और उसके हाथ में मानो अलग ही तरह की शक्ति थी। उसने कृष्णा को उस गिरते हुए कुएं से अचानक से बाहर निकाला और कृष्णा जैसे ही बाहर आया, उसके बाद सबको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद यज्ञ को पूर्ण करने की पूरी कोशिश की गई और उसके बाद यज्ञ को पूर्ण किया गया और उन सभी अतृप्त आत्माओं को शांति मिली। परंतु आज भी यह रहस्य है कि वो कन्या कौन थी जिसने कृष्ण को बचाया। धन्यवाद। धन्यवाद मृत्यु देवता इस कहानी के लिए। कहानी सुन के मुझे ऐसा फील हुआ कि राजस्थान में बस एक ही जगह नहीं है भानगढ़, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे ऐसी कहानियां मिलती हैं हमें। हम ही अगले स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट्स तो सब बस यही थे। अब हमारे दर्शक गण में से
वैभव जी आ रहे हैं अपनी एक कहानी लिख के। तो वैभव जी, माइक ओवर टू। हाँ, तो मैं आज आपको दो शॉर्ट स्टोरी हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। पहली स्टोरी है ये, दो आवाज कपल क्लियर नहीं की। है। माइक माइक सही करो। हम्म। तब तक मैं एक बात बता दूं कि इनके बाद अगर कोई आना चाहता है तो अपना नाम अभी दर्ज करा दे। नहीं तो फिर हम मैं और ब्राह्मणी अपनी लिखी हुई कहानियां या अपनी जो कहानियां सुनाना चाहते हैं वह सुना के इस कार्यक्रम का एंड करेंगे। वैभव, कंटिन्यू। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। लगता है वैभव जी का कोई इशू है। हम्म। ठीक है वैभव, सिंस तुम्हारा माइक ठीक नहीं है तो हाँ, तब तब तक इसको फिक्स तब कर तक तुम दीजिए। फिक्स करके दोबारा ज्वाइन करो। तब तक हम ब्राह्मणी की कुछ डरावनी कहानियां सुनते हैं। ठीक है। तो मेरी जो ये कहानी है, ये मेरे ही एक रिलेटिव की है, तो मैं वो सुनाना चाह रही हूँ। हम्म, तो पहले मैं बता देती हूँ। एक फैमिली है जिसमें माता पिता और उनकी बड़ी बेटी रहती है और एक बेटा है। तो ये लोग शादी में गए थे किसी। तो जब ये शादी से आ रहे थे तो आते आते इन्हें काफी देर हो गई थी। रात का समय था, पहाड़ी रास्ता था। तो ये लोग घर आ रहे थे अपनी कार में। तो ऐसा कहते हैं कि अगर पहाड़ियों में या आप जैसे रात को आ रहे हो तो आप गए हो वहीं पे रुक जाओ। ज्यादा रात में लेट ना ट्रेवल करें वो, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ उन्हें ऐसे घोस्ट एनकाउंटर हो जाते हैं उनके साथ। पर इन लोगों को घर आना था। तो ये लोग जब शादी से घर आ रहे थे तो जो पापा हैं इनके, वो कहते हैं दोनों बच्चों को कि जो कार का विंडो है उसको ऊपर कर दो, बंद कर दो। पर ये बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं इस बात को और चलते रहते हैं। तो फिर जब एक टर्न आ रहा था, पहाड़ी रास्ता है तो टर्न भी आएगा ही ज्यादा। तो वहां पे जो फादर है वो गाड़ी के साइड मिरर में देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पीछे से कुछ उनकी तरफ तेजी से कुछ अजीब सा क्रिएचर है वो आ रहा है। तो उनका थोड़ा ध्यान नहीं रहता है राइट। सामने एक पत्थर है, फिर धीरे थोड़ा आगे फिर चलने लगते हैं। जब एक घर आ जाते हैं, नेक्स्ट खराब होने लगती है। तो उनको लगता है कि ये नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार है। तो फिर तो केमिस्ट से दवाई लेके आ जाते हैं और खाने लग जाते हैं। 2 या 3 दिन हुए थे दवाई खाते खाते, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। फिर डॉक्टर को दिखाते हैं वो। इतने में घर में क्या हो रहा होता है कि जो पापा है उनको रात में ऐसा लगता था कि उनके घर पे कोई रात को चल रहा है और उनको उसकी आवाज सुनाई दे रही है। किसी के चलने की आहट उनको सुनाई दे रही है रात में। सिर्फ पापा को सुनाई दे रही है, बाकी किसी को नहीं सुनाई दे रही है। तो ये 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इनको ऐसी ऐसी चीजें फील होने लगी।
थी, एक्सपीरियंस होने लगी। अब क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इनको देखता है, तो अब पापा जो है वो ठीक हो जाते हैं। अब इनकी जो बेटी रहती है, इसकी तबीयत खराब है और इसका धीरे 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 खाना खाना जो होता है वो बंद हो जाता है। अब कोई खाना नहीं खा रहा है तो ऑब्वियसली उसका वेट कम होगा, पर इसका जो वेट है वो बढ़ता जा रहा था। खाना इसका बिल्कुल बंद हो चुका था, कुछ नहीं खा रही थी, और इसकी बॉडी जो है वो फूलती जा रही थी। अगर कोई इसको ऐसे टच करे इसका हाथ, तो ऐसा लगता था कि वाटर बलून है, उसको कोई टच कर रहा है। ऐसे ही फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भी कुछ बता नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। और जैसे ये लोग पूजा करते थे घर में सुबह, तो ये जो लड़की ये घंटी की आवाज नहीं सुननी है, ये बंद कर दो। तो फिर इनकी पेरेंट्स को लगा कि शायद खाना नहीं खा रही है, कमजोरी आ गई है बॉडी में, तो थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई है, इसीलिए इसको ज्यादा तेज आवाज या ये सब चीजें जो है पसंद नहीं आ रही है। सुबह के टाइम पर फिर इसका धीरे 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 ज्यादा होने लग गया ये तबीयत खराब होने का। फिर एक टाइम ऐसा आया कि रात को उठ के बाहर जाके बैठ जाती थी घर में, जो घर का आंगन रहता था वहां पे जाके बैठ जाती थी। और फिर जब सुबह इसके पेरेंट्स देखते थे इसको रूम में, वहां पे नहीं मिलती थी ये, और ये बाहर पे जो वरांडा है वहां पे दिखती थी। और एक टाइम के बाद ऐसा होने लगा कि इसकी बॉडी में मार्क्स आने लगे, और ये कुछ बताती नहीं थी अपने पेरेंट्स को किसके साथ क्या हो रहा है। इसको पूछते थे तो वो बस कुछ नहीं बोलती, चुप रहती थी। इसके हाथ में मार्क्स पड़ने लग गए थे, जैसे किसी ने इसको पीटा होगा बहुत ज्यादा। तो फिर इनको समझ आया कि ये कुछ ठीक नहीं लग रही है चीज, तो उसको दिखाना चाहिए हमको, किसी को, किसी बाबा वाबा को या किसी को दिखाना चाहिए। तो उससे पहले इन्होंने किसी को दिखाया, वो भी हमारे क्लोज रिलेटिव है, तो उनको बोला कि आप आओ एक बार चेक करो इसको कि क्या हुआ है। तो ये जो थी अपने, वो आए के घर पे। इनका बता देती हूँ, ये जो है माता को जो है पूछते हैं उनके काफी ज्यादा प्रधान पुजारी या ऐसा कुछ कह सकते हो आप उनको, तो वो है ये। तो ये जब उनके घर पे आए तो समझ गए थे कि कुछ चीज ठीक नहीं है। तो जब वो रूम की तरफ जाते हैं, जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, वहाँ पे ये लड़की कॉर्नर पे बैठी रहती है और हंस रही होती है इनको देख के। तो कहती है यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, वरना तुझे तो तेरी देवी बचा रही है, यहाँ से नहीं गया तो मैं तेरे साथ कुछ गलत कर दूंगी। तेरे घर वाले जो है ना, उनको नहीं छोड़ूंगी। तो वो थोड़ा डर जाते हैं ये सुन के। तो वो उनको बोलते हैं कि ये कुछ ज्यादा सीरियस लग रही है, आपको मंदिर में आके ही वहाँ पे इसका निवारण करना पड़ेगा। ये लड़की जो है ये गलत, कुछ इसके साथ हो गया है, या इसको या किसी चीज का साया इस पे लग गया है। तो फिर जब ये इसको लेके जाते हैं वहाँ मंदिर पे, तो इसका करते हैं निवारण, इसका पूजा वूजा करवाते हैं, यज्ञ वगैरह होता है इस चीज का। तो इसको लड़की को एक ताबीज दिया जाता है। तो अब जो है ये वो ताबीज जो है पहन के रखती है, और इसको खास इंस्ट्रक्शंस दिए दे रखे हैं कि अगर ये कभी भी ये ताबीज निकालती है तो वो जो भी आत्मा है ये इस पे दोबारा अटैक कर सकती है। तो बैक टू द स्टोरी कि हुआ क्या था उस दिन। तो जैसे शादी में गए थे, तो इससे क्या था, परफ्यूम लगा रखा था बहुत ज्यादा, और इसने बाल भी खुले रखे हुए थे। तो जब
ऐसा कहते हैं पहाड़ों में भी और बाकी जगह भी है कि रात को कभी भी ट्रैवल करो तो ज्यादा परफ्यूम मत लगाओ या बाल खुले मत रखो या ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते हुए बात करते हुए मत अट्रैक्ट होती है ये सब चीजें चीजें देख के या सुन के। तो इन्होंने इनके जब पापा ने मना किया था कि गाड़ी पर परफ्यूम लगा रखा था, बाल खुले थे, तो जो कोई रहा होगा वहां पे वो इस चीज को देख के इनकी तरफ अटैक करने के लिए आया था। तो जो वहां पे पापा को दिखा था ना कि कोई साइड मिरर में ऐसा अजीब सा कोई क्रीचर दिख रहा है इनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, तो वो वही था। फिर अब इस चीज का निवारण कर दिया गया, पर अब इनको कहा है कि इन सब चीजों को लेके थोड़ा ध्यान रखे, कभी जैसे बाहर जाते हैं तो अपना ऐसी जगह ना जाए जहाँ पे पानी का जगह होता है, लगता है कि चीजों का निवास हो सकता है। फिर रात में जा रहे हो तो परफ्यूम लगा के मत जाओ, बाल खोल के मत जाओ, जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ। तो यही थी मेरी आज की कहानी। और हमको जाना नहीं चाहिए ऐसी जगह पे जब हमें पता है कि सेफ नहीं है। जैसे अगर वो लोग वहां पे रुक जाते उनके घर पे जिनके घर पे तो नहीं होता इनको इतनी प्रॉब्लम रात में ट्रैवल करने की। दूसरा ये कि यही जो मैंने बताया कि रात को चटक कपड़े पहन के मत जाओ, परफ्यूम मत लगाओ, बाल खुले मत रखो, तेज तेज बोलते हुए मत जाओ, जिससे ये चीजें हैं वो अट्रैक्ट करें। और अगर आपको कहीं पे कुछ दिखता भी है तो उसको देख के रिएक्ट मत करो, अपना सीधे चलते रहो। अगर आप उनको देख के रिएक्ट करते हो या कुछ हरकत करते हो तो वो ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं कि अच्छा हम इनको दिख रहे हैं, ये हमें देख के रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब डर रहे हैं हमें देख के, तो आप इग्नोर करके चलते हैं। बस यही था। बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी के लिए ब्राह्मी। जी सच में भैया। डरावनी कहानी थी। तो से आगे बढ़े। हाँ अब मैं कुछ बोलो बोलो। हेलो। है यहाँ पे नहीं हाँ है क्या कह भैया, रहे आप ही। मैंने कहा आप ही सुना दीजिए तब तक, अगर वैभव जी आते हैं जुड़ते हैं तो। तो कहानी सुनाने से पहले मैं थोड़ा समा बांधना चाहूंगा कि ये कहानी वैसे तो एक लड़के शंकर की है। अ, कैसे वो पढ़ाई के लिए शहर में जाता है, कैसे वो उसमें चेंजेस आते हैं और कैसे वो भूत और इन सब चीजों के चक्कर में पड़ता है, इससे रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले शाम का अंधेरा अब गहराने लगा है। चारों ओर एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस दिल की धड़कनों की गूंजें। कुछ अधूरी कहानियां जो आज पूरी होंगी। स्वागत है आपका कैसी रात में, जहां डर आपका सबसे करीबी साथी बनने वाला। तो सांसें थाम लीजिए इस स्टोरी के लिए। शंकर जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा लड़का शंकर, वहां के सम्मानीय गिरजा पंडित जी की पहली औलाद। बड़े सपनों से पाल पोस कर शहर पढ़ने भेजा था उन्होंने, पर अब उसे कोई देखे तो पहचान भी न सके। उसकी वेशभूषा ही नहीं बदली थी, केवल रंग ढंग, बोलचाल, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी बदल डाला था।
लोग उसे अब शेंकी के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ हुड़दंगी करने वाले लड़कों के ग्रुप का नेता था वो। कहीं किसी को पीटना हो, छेड़छाड़ करनी हो, सबसे आगे रहता। लड़कियों के आगे इतना भोला बन जाता कि वो उसके जाल में फंस जाती थी। अभी उसने बॉयज हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़की आई थी। प्रिया नाम था उसका। उसके दोस्तों ने शेंकी को चुनौती दे रखी थी, हिम्मत है तो इसे प्रेम जाल में फंसा के दिखाओ। पहले पहले पल शेंकी ने ध्यान न दिया। फिर एक दिन उसने प्रिया की फोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी। गोरा दूधिया रंग, कमर पर लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन, और अपलक उसे देखता ही रह गया। अब अब तो उसके मन में भी इच्छा जगी कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसे देखते ही पहली नजर में उससे प्यार हो गया था उसे। शेंकी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर उसे साक्षात कभी नहीं देख पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाली प्रियदर्शनी पार्क में सुबह शाम जॉगिंग के लिए जाती है। शेंकी भी उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया। सुबह वहां जैसे तस्वीर में थी, उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी, खूबसूरत थी वो। शेंकी उसके आसपास मंडरा था, पर उसने आंख उठा के भी नहीं देखा। बहुत परेशान हो गया था वो। ये कैसी लड़की है, शायद पहली है जो उसके जाल में फंसने से बच रही है। उसने तो आंख उठा के भी नहीं देखा उसे। ऐसे कैसे? सेंकी सेंकी के अहम को ये बहुत चोट पहुंची इस बात से। वो चिड़चिड़ाने लगा और बात बात में खूंखार हो उठता। चाह भी पिया की बेरुखी उसे सहन नहीं होती, जिसकी जितनी कोशिश करता उसे बुलाने की, वो और ज्यादा दिमाग में। एक दिन हल्का सा शाम का धुंधल का छाने लगा और वो पार्क में घूम रहा था। फिर पीछे से किसी ने आवाज आवाज ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। वह सुरीली मीठी सी आवाज से पुकार रही थी, हेलो शंकी। वे वो पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि आज आवाज ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना कभी भी। मैं वही हूं जिसको बहुत दिन से तुम पाना चाह रहे थे। बेस्ताख, वो बोला, पिया हो तुम? वो सुरीली आवाज में हंसी। क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। लेकिन ध्यान रखना, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। तो आप मेरे बराबर आ जाइए ना, शेंकी ने अनुनय की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बोली। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? शैंकी ने दबे स्वर में बोला। इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज का सुरीलापन कम होता जा रहा था। हाँ, नहीं, पीछे मना किया, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक सेंकी को पीछे मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुआ। छोड़े वो छोड़े वो गिड़गिड़ा उठा। हाथों की पकड़ धीमी हो गई। शंकी बहुत डर गया था। गहरी गहरी सांस लेता वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था। इसलिए वो सीधा कमरे पर जाकर बिस्तर पर औंधे मुंह गिर गया। शंकी बहुत डर गया था। कुछ दिन कुछ दिनों वो पार्क नहीं गया। मन में अकुलाहट थी कि ये पिया ही थी या कोई और थी।
हिम्मत बटोरा, आज फिर वहीं चल दिया। पार्क में आज प्रिया दिखाई नहीं दी। वो निराश भी था और रिलैक्स भी। चलो जान छूटी। अभी सोच रहा था कि पीछे से चिर परिचित आवाज आई, बहुत दिन आज बहुत दिन बाद आए। तबीयत कैसी है तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो, वो बोली। बीमार था, शैंकी कांपती हुई आवाज में बोला। अरे डरो नहीं, डरो मत, मैं इतनी बुरी नहीं हूं। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ। आज अपने नाक नाक की सीध में चलते रहो। जब मैं कहूंगी तब रुक जाना बस। चैंकी यंत्रवत चलता रहा। सामने एक झील थी। वो आगे पीछे। थोड़ी देर में झील के पानी में एक छवि उभरी। एक सुंदर लड़की। वो पिया जैसी ही दिखती थी। चैंकी गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों पर पहुंची और वो चक्कर खाकर गिरने लगा। गिरने को हुआ। उस लड़की के पैर उल्टे थे। ये क्या? ये लड़की नहीं, चुड़ैल है कोई। हे भगवान, मैं किस चक्कर में पड़ गया? शंकी पत्ते की तरह सिहर उठा। क्या सोच रहे हो शंकी? वो हंसते हुए बोली। कुछ नहीं जी, वो हकलाया। क्या अब लौट चले? इतनी जल्दी? अभी तो मिले हैं, शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या मेरी? वो बोली। नहीं नहीं, शंकी ने कहा। वो ठहाका लगाकर हंसने लगी। शंकी अब बुरी तरह से उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। बीमार, डरा हुआ रहने वाला हर वक्त। उसके दोस्त परेशान कि इसे क्या हो गया है आजकल। एक दिन सोते हुए वह कुछ बड़बड़ा रहा था और उसके प्रिय मित्र ने सुना कि वो रोते हुए पिया से खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले ही दिन शेंकी के पिताजी को टेलीफोन पर सूचित किया कि शेंकी किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है, आप उसे संभालें आकर। अगले हफ्ते उसके पिता को अचानक आया देखकर शेंकी को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ और उनसे लिपट के फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी बचा लो, आइंदा कोई गलत काम नहीं करूंगा। उसके पिता ने सारी बात सुनी। अपने मित्रों के इस बारे में परामर्श किया और शेंकी को सारी योजना समझाई। योजना अनुसार शेंकी सुबह जल्दी ही पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आवाज आई और वो लड़की उससे बातें करने लगी। आज फिर उसने शेंकी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। शेंकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडहर तक जा पहुंचे। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिरचिराहट उस जगह को डरावना बना रही थी। कुछ चमगादड़ उड़कर सेंकी के कान के पास से तीर की तरह निकले। वो डर गया। वो लड़की उसे उस वीराने में लाकर पटकने वाली थी कि सेंकी फुर्ती से पीछे मुड़ा और असावधानी से में वो लड़की उसे कुछ न कह पाई। मामला समझ आते ही वह गुर्राई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की की सेंकी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। इस अप्रत्याशित हमले से वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। पुलिस को उसने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार किन्हीं रसूखदारों ने उनसे उसका ठेला छीन लिया, उन्हें मार डाला। तब उनका परिवार भूखे मरने लगा और तब उसने ये उल्टे पैर लगाकर चुड़ैल बनकर लोगों को लूटना शुरू किया और मानव अंगों की तस्करी भी करवाई थी। उसके बताने से समाज में कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आए। शेंकी ने अब तौबा कर ली।
कि पढ़ने आया था शहर, बस पढ़ूंगा बाकी, फने खान नहीं बनना। तो ये थी शंकर की कहानी, जो कि आए थे शहर पढ़ने, बट किसी लड़की के चक्कर में उनकी शंख बज गए। तो हाँ, नेक्स्ट कहानी के लिए वैभव। जिससे लेसन भी मिल गया कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। हम्म, अब अगली कहानी के लिए वैभव जी को आमंत्रित करते हैं। वैभव जी, अगर आपका माइक ठीक हो गया हो तो। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस वैसा यस। करेंगे। नाउ हाँ, अभी आवाज आ रही है। तो मैं आज आप लोग को दो कहानी सुनाऊंगी। पहली कहानी एक कपल की है। तो एक कपल अपने पास्ट के ट्रॉमा से जूझने के लिए शिफ्ट हुआ था एक नए शहर। उस शहर में एक नया घर लिया था, और घर के पड़ोसी बोलते थे उनसे कि आप यहाँ पे नए हो तो संभल के ना, रात में सारे दरवाजे और खिड़की बंद करके रखना। और कपल बहुत उदास थे, क्योंकि उन्हें एक इशूज, उनकी पत्नी को, मतलब कपल की जो वाइफ थी, हस्बैंड के, ये एक बीमारी थी, बहुत बड़ी बीमारी थी, जो बाद में रिवील हो गई। अब हुआ ये कि एक नाइट को कपल सो रहे थे दोनों अपने बेडरूम में। एक चोर आया, क्योंकि खिड़की से तोड़ के चोर आया, और बच्चा उठ के देख रहा है कि उसके चोर जो है उनके, मतलब उन दोनों कपल को मार रहा है जान से। पूरा खून हो गया, बेड पूरा, हर जगह खून फैल गया। अब जैसे ही बच्चा देख रहा है, और जैसे ही चोर ने पीछे मुड़ा, बच्चा छुप गया। तो कुछ समय बाद बच्चा फिर से उठ के देख रहा है कि लिखा हुआ है, मैं जानता हूँ तुम जगे हुए हो। बच्चा जैसे ही पीछे देखता है तो मुस्कुराता है, और बच्चा भागता है। बट बात ये थी कि कपल का कोई बच्चा था ही नहीं पहले। कहानी खत्म। और मेरी दूसरी कहानी है, वो भी एक स्टूडेंट की है। आदित्य और राहुल। आदित्य और राहुल नए नए हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे, और वो सबसे पहले, मतलब हॉस्टल के वो थे, बच्चे थे। तो जैसे ही वो अपने रूम नंबर 215 में गए, तो उन्होंने उसे अंकित मिला। उन दोनों को वेलकम किया अंकित। उस समय दोनों चिल रहने लगे, बात रहने लगे। और आदित्य और राहुल जैसे ही बाहर जाते थे, उन्होंने नोटिस किया अंकित कभी रूम के बाहर नहीं निकलता है, वो कभी भी रूम के बाहर नहीं निकलता है। और वो सबसे पहले हॉस्टल के थे, उसके हॉस्टल में कोई और नहीं था उन तीनों के अलावा। ऐसा दिन गुजरता गया, बात गुजरती गई। उस समय बाद मतलब अजीब सी स्थिति होने लगी। कहीं बाथरूम में जाते तो बाथरूम की लाइट बंद होने लगती थी दोनों के साथ। और कभी कभी जब बाहर जाते थे तो हॉस्टल का दरवाजा, उनका जो रूम का दरवाजा, बंद हो जाता था, खुलता ही नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि उन दोनों किचन से आवाज आने लगी। किचन में गए, उन्होंने देखा कोई है ही नहीं। उन्होंने राहुल को ढूंढा, राहुल कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो ऐसे करते करते 2 दिन हो गया। उन्हें लगा कि राहुल गया हुआ कहीं बाहर घूमने, या घर गया होगा, क्योंकि उन्हें एक लेटर मिला था। और जैसे ही वो कई दिन हो गया जब मैं नहीं मिला, तो वो दोनों क्या है, राहुल को, मतलब राहुल का इशू लेके वार्डन के पास। और क्योंकि केयर टेकर था नहीं उस समय, कई दिनों से पहली बार हॉस्टल में बना था, बस वार्डन वहाँ रहता था। वार्डन पास गए। वार्डन ने कहा ये लेटर 2 साल पुराना है, और ये पुराने हॉस्टल का है जो यहाँ पे बना था। वो उस टाइम वो घर से आते हुए राहुल मर गया था। इस बात सुन के वो बहुत हैरान हो गए, और वो दोनों हॉस्टल को छोड़ दिए। खत्म। चलो, बहुत बहुत अच्छा प्रयास किया डराने का। खैर, लोग डरे होंगे आई गेस, ये कहानी छोटी छोटी कहानियों से। बाकी नेक्स्ट रुद्र तिवारी कुछ कहानियों के साथ आए हैं। जी, मेरी पुरानी कहानियों की तरह इसमें भी एक स्थान है।
कहानी है कोठी नंबर 76 की। उसका भी एक स्थान है राजस्थान के एक पुराने कस्बे का, मंडावा का। समय अभी का ही है। उसमें जो पात्र हैं उसमें एक है राजीव, जो एक 32 साल के एक सरकारी अफसर है, जो अस्थायी रूप से एक पुरानी कोठी नंबर 76 में उनको रहना पड़ता है। और उनके एक मित्र जिनका नाम है डॉक्टर सौम्य वर्मा, जो फॉरेंसिक मानव वैज्ञानिक और राजीव का कॉलेज का दोस्त था। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है जब राजीव का ट्रांसफर मांडावा के एक छोटे से कलेक्ट्रेट में हो जाता है। उनको रहने की कोई और जगह तो मिलती नहीं है, तो उनका जो विभाग होता है उनके रहने की व्यवस्था एक सरकारी कोठी में कर देता है, जो कि खाली पड़ी थी बहुत समय से। उसका नाम ही था कोठी नंबर 76। जब वो वहां पहुंचते हैं तो पहले दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ दिनों बाद लोग उनके आसपास जो थे बातचीत करने लग जाते हैं। साहब, वहां पहले भी एक अफसर रहता था, रात को चीखें सुनाई देती थी, फिर वो पागल हो गया था। राजीव हंसकर ये बात टाल देते हैं। लेकिन पहले ही दिन रात के 2:32 पे उन्हें एक भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा हो। वो नीचे जाकर देखते हैं, दिखता तो उन्हें कोई नहीं है। वो सोचते हैं कि मन का वहम होगा। फिर अगले दिन सेम चीज़ होती है। उनके जो बाथरूम का शावर होता है वो अपने आप खुल जाता है। फिर अगली रात को दीवारों पर अचानक गीली हथेलियों के निशान आ जाते हैं। और ये जो घटना होती है हर दिन 2:33 के आसपास ही होती है। राजीव ने सोचा कि मैं कैमरा लगवा देता हूँ, जिससे हर चीज जो होगी वो वीडियो रिकॉर्डिंग में कैप्चर हो जाएगी। लेकिन जब भी वो रात को कैमरा ऑन करते, अगले दिन उस कैमरे की फाइल करप्ट मिलती थी हमेशा। इससे उनको थोड़ी घबराहट होने लगी, नींद नहीं आती थी, चेहरे पे अजीब सा, कहते हैं, चेहरा सा उतर सा गया था, अजीब सा लगने लग गए थे वो। फिर उन्होंने ये बात अपने कॉलेज फ्रेंड डॉक्टर सम्यक को बताई। सम्यक उनके घर में आया और उनको वही आश्वासन दिया कि भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग की प्रोजेक्शन है, मैं सब रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो वो साइंटिफिक इक्विपमेंट लेकर आते हैं, एक ईएमएफ डिटेक्टर, एक इंफ्रारेड कैमरा और एक थर्मल स्कैनर। रात को दोनों साथ में रुकते हैं। सेम 2:33 पर अचानक दरवाजा से खुलता है। इस बार दोनों ने थर्मल कैमरे में देखा, दरवाजे के पास एक बेहद ठंडा इंसानी आकार दिखा उन्हें। राजीव तो डर ही जाता है अचानक से। उसने चीखते हुए कहा, मैंने कहा था कुछ है। पर जो समय था वो कहता है ये ड्राफ्ट्स है और ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएशन के कारण होता है। हमारा दिमाग थकान में पैटर्न डिटेक्ट करता है, इसे पेरेडोलिया कहते हैं। लेकिन फिर अगली सुबह राजीव बिस्तर पर ही नहीं था। दीवार पर सिर्फ एक गीला हाथ का निशान था और नीचे एक पर्ची, मुझे भी 2:33 पर बुलाया गया था, अब शायद मैं भी जान गया हूँ। डॉक्टर सम्यक ने पुलिस को बुलाया। सीसीटीवी फुटेज जो थी वो वापिस से करप्ट थी। सम्यक ने प्रेस से कहा कि ये क्लासिक केस है, स्लीप पैरालिसिस, इन्वायरमेंटल हेलुसिनेशन और सेल्फ सजेशन, इसमें कोई भूत भूत नहीं है। लेकिन उसके 2 महीने बाद जब उस कोठी को तोड़ा गया उसकी मरम्मत के लिए, तो मजदूरों को दीवार के पीछे एक पुरानी सी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, 2:33 पर दरवाजा खुलेगा, जो आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। और जो पहला पन्ना था उस पर नाम लिखा था, डॉक्टर सम्यक वर्मा, 1956। जी, मेरी कहानी खत्म हो चुकी है। वाह, सस्पेंस एंड थ्रिलर, नाइस। अच्छी स्टोरी थी। तो नेक्स्ट शायद कौन था? अमित कुमार, आओ स्टेज। नहीं तो इस इवेंट को क्लोज करते हैं, अगर आ जाता है तो ठीक है। आ रहे हैं अमित। हाँ, अमित कुमार। तो ये मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा छोटा सा, कि ये कुछ 2 साल पुरानी स्टोरी है। कि जब मेरा एक दोस्त था, वो एक पढ़ाई के लिए एक रूम पे आया था। तो फिर वो सस्ते में उसको रूम मिल गया था। वो अपनी फैमिली के साथ था, उसकी एक मम्मी थी और उसकी एक बहन थी छोटी सी उसकी। तो वो होता क्या है कि वो उन लोगों को जो है उस घर में एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता था। वो मेरे को बताता भी था, तो मैं उसकी बात नहीं मानता था, मेरे को सब बकवासी लगता था। तो वो मेरे को बताया कि वो उसको उसको जो बाथरूम था, वो कभी भी उसका बाथरूम का नल अपने आप खुल जाता था। और जब चेक करने आता था तो वहाँ पर कोई रहता नहीं था। इसके साथ हर बार होता था ऐसा। और फिर उसके साथ ही नहीं, उसकी फैमिली के साथ भी ये होने लगा, ये बार बार होने लगा उसकी फैमिली के साथ। तो उसकी मम्मी भी डर गई कि हो क्या रहा है।
तो फिर वो उन लोगों को घर वालों से पता चला था कि वहाँ पर ऑलरेडी एक जो जो ऑनर थे घर के, उनकी बेटी की डेथ हो गई थी बहुत साल पहले। तो ऐसा र्यूमर था कि उसकी बेटी ही वो ये सब कराती है। तो फिर भी लेकिन वो लोग वहीं, क्योंकि वो उनको रूम जो है वो चीप मिल गया था, सस्ते मिल गया था, फिर भी इसलिए वो लोग कंटिन्यू किए रूम में रहना। तो लेकिन एक दिन अचानक होता क्या है कि जो मेरा दोस्त था वो सो गया था, और अचानक को नींद में कुछ बड़बड़ाने लगा, बहुत हंसने, एक क्रीपी स्माइल देने लगा नींद में ही, और उसको पता नहीं था कि वो कर क्या रहा है। तो उसकी मम्मी देख रही थी उसको क्रीपी स्माइल करते हुए, तो वो दोनों के दोनों ही डर जाते हैं। तो उसकी मम्मी क्या करती है कि वो अपने होम टाउन वापस जाते हैं वो लोग, और एक पंडित जी को दिखाते हैं। ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो वो पंडित जी बताते हैं ना कि वो एक कोई डाकिनी नाम की कोई डायन है, वो इसके पीछे पड़ी है। अब ये मुझे नहीं पता है सच बोल रहे थे कि नहीं, लेकिन ऐसा उन्होंने बोला था कि कोई डाकिनी नाम की जो डायन है वो उसके पीछे पड़ी हुई है। तो इसको जो है दूर रखो उस घर से। तो वो कुछ टाइम दूर रहता है, लेकिन फिर 1 महीने बाद वापस ले आता है। और वो जो है उसको बोला था कि रूम शिफ्ट करने के लिए। तो वो रूम शिफ्ट करने के लिए जो है रूम 1 हफ्ते के अंदर ढूंढ लेता है। और जिस टाइम रूम शिफ्ट करना था वो उसके एक दिन पहले वो मेरे रूम में रुका हुआ था। वो मेरे रूम में रुक गया था, फिर मैं और मेरा दोस्त वापस उसकी हेल्प करने गए रूम शिफ्ट करने के लिए। और लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ा मिस्टेक कर देता है। उसको पंडित जी ने बोला था कि वापस उस रूम में दोबारा मत जाना, लेकिन वो रूम शिफ्ट करने के लिए जो है मेरे जो भैया थे वो उसको बोले कि तुम्हारे को सामान छूट गया, उसको वापस लेके आओ उसको। तो वो पता नहीं मेरे को ऐसा बोला नहीं कि वो शायद वो मेरे भैया को उतना जानते नहीं थे, तो वो उनको बोला नहीं। वो चला गया रूम लेने के लिए, उसको बोलना चाहिए था कि मुझे जाना चाहिए था, लेकिन वो खुद ही चला गया, और वही इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और वो चला गया वापस सामान लेने के लिए। अभी जो वापस जो नए रूम में शिफ्ट हुआ, वो तो फिर सबसे ऊपर वाले फ्लोर था, मतलब शायद 5th फ्लोर पे गया था वो सबसे ऊपर में। और जो लेकिन जो मिस्टेक कर चुका था वो उसको बहुत महंगा पड़ा, कि वो वापस उस रूम में सामान लेने चला गया था। तो फिर ऐसा माना जाता है कि भूत उसको वापस पकड़ लिया था। तो फिर वही सेम चीज उस घर में स्टार्ट हो गई। वापस जो लाइट है ऑन ऑफ होने लगा एकदम अचानक से, और जो है पूरा उसका जो है सेलफोन भी काम नहीं कर रहा था, और बैटरी तो उसकी मम्मी भी पूरा रोने लगी थी, एकदम एकदम उसकी मम्मी रोने लगी थी, और हम लोग को फोन की कि वो वापस जो है अपने होम टाउन जान रहे। और फिर वो लोग वापस तो वहां पर आए ही नहीं। और ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ। जी, धन्यवाद अमित कुमार जी, ऐसी स्केरी इंसिडेंट बताने के लिए। तो सुनाना चाहता आई थिंक ये हमारी लास्ट प्रस्तुति थी, और हम इस इवेंट के समापन की तरफ बढ़ते हैं। और आज की रात वो मुझे तो लगता है कि डरावनी तो थी, और बाकी जितने भी लोग इस सुन रहे थे उनके लिए भी डरावनी रही होगी। तुम्हारा क्या कहना है इसमें ब्राह्मण? हाँ, मुझे भी कई जगह की स्टोरी सुनने के लिए मिली, कहानियां सुनने के लिए मिली, और कई के एक्सपीरियंस सुनने के लिए मिले। दूसरों का सबक आपके लिए सीख बन सकता है, ये भी जानने को मिला। बाकी संभल के तो फिर आज के इस इवेंट को यहीं पे विराम देते हैं। बिल्कुल, और आप सभी का धन्यवाद ये इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस कहानी के क्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट और अगर ऐसे, रहने हाँ और इतनी देर तक रहने के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी देर तक रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस इवेंट की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद सभी। जय श्री राम, हर हर महादेव।